अध्याय 1021 आओ लड़ें। टकराना। यांग यी के सामने का स्थान तुरंत नष्ट हो गया और वहां एक काला छेद दिखाई दिया जो बाह्य अंतरिक्ष के विस्तार जैसा प्रतीत हो रहा था। ब्लैक होल यांग यी के आगे 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसके पीछे की दुनिया वैसी ही बनी हुई थी। यह काले और सफेद रंग की दुनिया थी। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। बैंग बैंग बैंग। इस बीच आसपास के कुछ 100 पहाड़ ढह गए और जमीन फट गई। उसकी मुट्ठी के आगे पूरी दुनिया कांप उठी। जहां तक उन बर्बर लोगों का प्रश्न है, उनका बहुत पहले ही सफाया हो चुका था। यांग ये जमीन पर गिर पड़ा और अपने सामने के दृश्य को कुछ खाली भाव से देखने लगा। मैंने ही यह सब किया। मैंने ही यह सब किया। मैंने ही यह सब किया। भले ही उसने यह काम स्वयं किया हो, भले ही उसने यह सब अपनी आंखों से देखा हो, फिर भी वह पूरी तरह से संशय में था। एक विचार से मौत, विनाश की दिव्य मुट्ठी, वे उस हमले की तुलना में बेकार थे जो उसने अभी शुरू किया था। लेकिन वह हमला पूरी तरह से उसकी शारीरिक शक्ति से किया गया था। बस उसकी शारीरिक शक्ति। इस समय यांग ये का दिमाग खाली था। यह कहा जा सकता है कि हेवन रेंज के असली रूप के अलावा उसकी सभी अन्य तकनीकें और नियम उस पंच की तुलना में नहीं हो सकते। नहीं, उस पंच की तुलना में वे तकनीकें और नियम बेकार थे। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह फिर से ओब्लिवियन मैडन का सामना करता है तो उसका वह मुक्का उसे बाहरी अंतरिक्ष में उड़ा सकता है। क्योंकि भले ही वह हमलों को नष्ट कर सकती थी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह किस तरह का हमला था। उस मुक्के की ताकत निश्चित रूप से उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। ठीक उसी तरह जैसे उसने अतीत में एक तकनीक देखी थी जिसे फ्लिकिंग ए हिल कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें किसी चीज को हिलाने के लिए बहुत कम मात्रा में ताकत का इस्तेमाल किया जाता था जो उससे कई गुना बड़ी होती। यह एक बहुत ही गहन तकनीक थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि जब यह एक पहाड़ी को ऊपर उठा सकता था, तो क्या यह एक पहाड़ को ऊपर उठा सकता था? जैसा कि महिला ने कहा था, जब एक प्रकार की ऊर्जा भयावह स्तर पर पहुंच जाती है, तो तथाकथित कानून और इरादे उसके खिलाफ बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल उसके मुक्के की तरह। उसके उस मुक्के के आगे क्षय नियम और गति के नियम भी बेकार हो जाते, क्योंकि उसकी ताकत उन नियमों से कहीं ज्यादा थी। यांग यी के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट आ गई और उसे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, जब तक कि वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। कुछ देर हंसने के बाद वह खड़ा होने ही वाला था, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में हिल भी नहीं सकता था। यांग यी चौंक गया और जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया, और जब उसने अपने शरीर के अंदर की स्थिति देखी तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह थक गया था, सच में थक गया था। महिला ने अचानक कहा, क्या आपको लगता है कि वह बहुत मजबूत था? यांग ये जमीन पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब उसने महिला की आवाज सुनी तो वह उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा और फिर वह दंग रह गया। चूंकि वह अभी जमीन पर लेटा हुआ था जबकि महिला एक नष्ट हुए पेड़ के सहारे लेटी हुई थी, इसलिए उसके कपड़ों के बीच एक गैप था और वह अपनी दृष्टि के कोण की वजह से उस गैप के भीतर का दृश्य देख पाया। इस बीच महिला ने अचानक अपने पैरों को एक साथ खींच लिया और उस दृश्य को छिपाने के लिए अपने वस्त्र को नीचे खींच लिया। उसी समय उसकी शांत आवाज गूंजी, क्या यह अच्छा था? यांग ये ने अपनी नजर हटा ली और महिला की ओर देखा। मेरा आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं है, न ही आपको अपमानित करने का कोई इरादा है। उसने जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुमने यह जानबूझकर किया था, है ना? यांग ये अवाक रह गया। वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने कहा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि तुम मेरे प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी रखते हो और मैं इसका कारण जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आखिरकार उस घटना के अलावा जब मैं बेहोश हो गई थी, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम नाराज हुई हो, है ना? उसने उसकी ओर देखा और फिर भी एक शब्द नहीं बोली। यांग ये ने आगे कहा, ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन ने मुझे गलत रास्ते पर कम से कम 10 साल बर्बाद करने से बचाया है। इसके अलावा मुझे सिखाने और ब्रिंक लॉ में महारत हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपका एहसानमंद हूँ और जब तक यह मेरे दिल के खिलाफ नहीं है, तब तक मैं आपकी किसी भी मदद से इनकार नहीं करूंगा। वह उदासीनता से बोली, मैंने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि हम यह जगह छोड़ सकें। यांग ये ने उसकी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। 2 घंटे बाद यांग ये ने आखिरकार कुछ ताकत हासिल कर ली थी। उसने महिला की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर उसके सामने बैठ गया। उसने उसके पैरों को ढकने वाले लबादे के हिस्सों को हटा दिया और जब उसने उसके पैरों को देखा तो उसका भाव बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पैरों पर पट्टी बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े के टुकड़े अब खून से लाल हो गए थे। यांग ये ने पट्टियां खोली और देखा कि उसके पैरों पर छेद अभी भी थे और वे पहले से भी बड़े हो गए थे। इस समय उसे आखिरकार समझ में आया कि वह अब तक अपने आप क्यों नहीं चल पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके हाथ और पैरों की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं और वे और भी गंभीर होती जा रही थीं।
यांग ये ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऐसा क्यों है? वह खामोश रही। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, क्या यह उन काली तलवारों की वजह से है? उसने हल्का सा सिर हिलाया। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, अगर हम बाहरी दुनिया में होते तो मैं आपकी चोटों को ठीक कर सकता था, लेकिन इस जगह पर सब ठीक है। महिला ने उदासीनता से कहा, इस तथ्य के अलावा कि हिलना डुलना थोड़ा मुश्किल है, यह वास्तव में ठीक है। अभी आराम करो। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो हम उन जंगली जानवरों के रहने की जगह की तलाश करेंगे और इस दुनिया से जाने का रास्ता तलाशेंगे। यांग ये ने अपने ऊपर पहनी हुई जानवर की खाल को फाड़कर उसके हाथ पैरों को फिर से लपेट दिया। उसके बाद वह उसके बगल में लेट गया और धीरे धीरे ठीक होने लगा। यांग ये ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वह खामोश रही। यांग ये को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, भले ही जब मैंने कगार का इस्तेमाल किया तो वह हमला बहुत भयानक था, लेकिन इसे अंजाम देने के बाद मैं पूरी तरह से थक गई थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि इससे मेरे शरीर को एक निश्चित स्तर का नुकसान हुआ है। क्या इस दोष को ठीक करने का कोई तरीका है? इसके दो तरीके हैं। उसने आगे कहा, पहला तरीका है अपने शरीर को इस हद तक मजबूत बनाना कि जब आप कगार का इस्तेमाल करें तो वह आपकी ताकत से 30 गुना ज्यादा ताकत के विस्फोट के लिए अभ्यस्त हो जाए। दूसरा तरीका है कि जब आप फिर से कगार का इस्तेमाल करें तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करें। आपको बस अपनी ताकत का 1/3 या आधा हिस्सा इस्तेमाल करना है। बेशक इससे यह बहुत कमजोर हो जाएगा, हालांकि आपका शरीर फिर से उसी स्थिति में नहीं आएगा। यांग ये हैरान थी, क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि कगार क्या है, और आपने ऐसी तकनीक को नहीं समझा है। उसने आगे कहा, अब आप समझ गए हैं कि यह क्या है, और आपने इसे समझ लिया है। इसलिए आप स्वाभाविक रूप से इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। मैं समझ गया। यांग ये ने सिर हिलाया और पूछा, मेरा शरीर साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों से कहीं बेहतर है, और यहाँ तक कि कुछ संत क्षेत्र के राक्षस जानवर भी मेरी तुलना नहीं कर सकते। क्या मेरे शरीर में अभी भी बढ़ने की जगह है? कितनी मूर्खता है। वह अचानक यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ी और बोली, शरीर एक व्यक्ति की नींव है और इसके बढ़ने की क्षमता असीम है। पूरी तरह से असीम। आम लोगों की तुलना में आपका शरीर बुरा नहीं है, लेकिन यह उन सच्चे प्रतिभाशाली लोगों से अनगिनत गुना कमतर है। फिर भी वे प्रतिभाशाली लोग आपसे साधना के निम्न स्तर पर हो सकते हैं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप केंद्रीय दिव्य प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं? उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। यांग ये को इसकी आदत थी, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं जताई और बस आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक बाधा पर पहुंच गया है, और मैं इसे और बेहतर बनाने के लिए केवल बाहरी ताकतों पर भरोसा कर सकता हूं। क्या आप मेरे शरीर को बेहतर बनाने का कोई तरीका जानते हैं? वह उदासीनता से बोली, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो? बेशक। उसने जल्दी से सिर हिलाया। जब उसे एहसास हुआ कि शरीर कितना भयानक था, तो वह बेसब्री से अपने शरीर को बेहतर बनाने की इच्छा करने लगा। उसने जवाब दिया, अपने शरीर को संयमित करने के लिए तारकीय ऊर्जा को नीचे खींचो। तारकीय ऊर्जा। यांग ये ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। इसका उपयोग शरीर को संयमित करने के लिए किया जा सकता है। उसने इसके बजाय एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, क्यों नहीं? यांग ये ने उत्तर दिया, इसने मुझे लगभग मार ही डाला। उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा अवशोषित कर लिया है, और तुमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो यह तुम्हारे शरीर को हर समय परेशान करेगा। बेशक, थोड़ी सी भी गलती तुम्हें अंदर से विस्फोट कर देगी। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। उसने यांग ये की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी नज़र यांग ये के पेट पर रुक गई, और फिर उसने अपनी नज़र वापस खींच ली और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग ये ठीक से बोल नहीं पाया और वह गहरी सोच में डूब गया। वह लगभग 2 महीने से इस शापित जगह पर था, और उसे नहीं पता था कि इन 2 महीनों में ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी का क्या हाल रहा होगा। इसके अलावा एन नानजिंग अभी भी उसे बचाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। लू कियानशियाओ ने कहा था कि जिस दिन वह एन नानजिंग से शादी करेगा, उस दिन वह पूरे प्रांत की प्रतिभाओं को चुनौती देने का इरादा रखता है, और तब तक 1 महीने से भी कम समय बचा था। उसे जाना ही पड़ा। उसे जल्द से जल्द इस घृणित स्थान को छोड़ना होगा। यांग ये ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। 4 घंटे बाद यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत महिला को पकड़ लिया और भागने ही वाला था। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी और 300 से ज्यादा बर्बर लोग उनके सामने आ चुके थे। 300 से अधिक संत। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। आखिर यह जगह क्या है? क्या संत यहाँ आसानी से नहीं मिल जाते? कुछ देर सोचने के बाद उसकी नज़र आलीशान पोशाक पहने उस युवक पर पड़ी जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। क्योंकि वह व्यक्ति जंगली जैसा नहीं लग रहा था, युवक यांग यी और महिला को भी आंक रहा था, और उसकी आंखों में उत्साह और खुशी थी।
यांग ये ने उनकी ओर देखा और फिर उसने अपना सिर नीचे करके अपनी बाहों में जकड़ी महिला को देखा। अरे क्या तुम डर गई हो? उसने उसकी ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वह पूछ रही हो कि क्या वह मूर्ख है। यांग ये को जवाब में तिरस्कार मिला। उसने उसे अपनी पीठ पर लिटाया और उसे बेल की रस्सी से बांध दिया। इसके अलावा महिला ने भी सहयोग किया और अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। यांग ये अचानक बोला, अरे अगर मैं युद्ध में मर जाऊं तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आखिरकार ब्रिंकलॉस के साथ एक पूर्ण विस्फोट भी 300 से अधिक संतों को नष्ट नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह ब्रिंकलॉस को निष्पादित नहीं कर सकता था क्योंकि वह अभी भी घायल अवस्था में था। महिला चुप रही। उसने आगे कहा, अगर मैं मर जाता हूं और तुम्हारे पास भागने का मौका है तो मेरी कुछ मदद करो। स्काई डिवाइन हॉल को कुचल दो। ठीक है, सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के नेदर पवेलियन और व्हाइट दी अकादमी को भी नष्ट कर दो। उसने अचानक पूछा, क्यों? मुझे वे पसंद नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने जमीन से एक शाखा उठाई और कहा, क्या यह कारण पर्याप्त है? वह काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, आपने जो कहा था मैं उसे याद रखूंगी। यांग ये जोर से हंसा और फिर वह शाखा हाथ में लेकर जंगली लोगों की ओर बढ़ने लगा। जब वह उनसे सिर्फ 30 मीटर दूर पहुंचा तो वह रुक गया और उसने शाखा उनकी ओर तान दी। क्या तुम मुझसे एकल मुकाबले में लड़ोगे या तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करोगे? यांग ये की शांत आवाज गूंजी। सभी जंगली और यहां तक कि वह युवक भी दंग रह गया। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में अकेले ही उनमें से कई का सामना करने की हिम्मत करेगा। हालांकि यांग ये अचानक पलटा और दूर चला गया। उसे उनकी नजरों से ओझल होने में बस एक पल लगा। वह भाग गया। वहां उपस्थित अन्य सभी लोग तो वहीं दंग रह गए। अध्याय 1022 आप निराशा महसूस करेंगे। जब वे अंततः सदमे से बाहर आए तो यांग ही का कोई पता नहीं था और वे क्रोध से भरी आवाज में एक साथ चिल्लाने लगे। उस आदमी ने अपने माथे पर आई ठंडी पसीने की बूंद पोंछी और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा बेशर्म कोई है। उसका पीछा करो, वह घायल है और भाग नहीं पाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह आदमी और अन्य जंगली लोग यांग यी की दिशा में भाग गए। डॉट 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 इस समय यांग ये ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था और चूंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए गहन ऊर्जा नहीं थी, ऐसी गति ने वास्तव में उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया। हालांकि इससे उन्हें थोड़े समय के लिए अपनी गति में काफी सुधार करने का मौका मिला। महिला ने अचानक उपहास के लहजे में कहा, आपके पिछले कार्यों ने मुझे आपके बारे में एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन तथ्य साबित करते हैं कि मैं गलत थी। यांग ये ने अपनी गति नहीं बढ़ाई और पागलों की तरह अपनी गति बढ़ाता रहा। उसने आगे कहा, अगर हम भागकर जिंदा रह सकते हैं तो आपके कामों को माफ किया जा सकता है। आखिरकार उनकी ताकत आपकी ताकत से कहीं ज्यादा है, लेकिन भागने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की आपकी मौजूदा हरकतें बेहद मूर्खतापूर्ण हैं, क्योंकि वे अंत में पकड़ लेंगे। उस समय आप अपनी थकी हुई अवस्था में वापस लड़ने में भी सक्षम नहीं होंगे। यांग ये अभी भी नहीं बोला और वह बस अपनी गति बढ़ाता रहा। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु डरावनी नहीं है, बल्कि कायरता डरावनी है। अगर किसी व्यक्ति के दिल में डर है तो वह व्यक्ति हमेशा एक साधारण व्यक्ति ही रहेगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी भूमिकाएं बदल ली हों। चुप रहने वाली महिला अचानक बोलने लगी थी, जबकि यांग ये जो बोलना पसंद करती थी, चुप रही। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद यांग ये अंततः रुक गया। उसकी आवाज में उपहास था जब उसने कहा, क्या तुम अब भाग नहीं रहे हो? यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और वह एक पुराने पेड़ के पास गया, जिसके चारों ओर हाथ में हाथ डाले खड़े 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े हो सकते थे। उसने एक शाखा उठाई और उसे लगातार पेड़ पर घुमाना शुरू कर दिया। दरवाजा बनाने में उसे काफी समय लगा और फिर कुछ और पल गुजरे जब उसने उस जगह को खोदा। इसके बाद उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई और पेड़ के खोदे गए टुकड़ों को मिटा दिया। उसके बाद यांग ये ने महिला को पेड़ के अंदर रख दिया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? यांग ये महिला के पास झुकी और बोली, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगी। तुम अभी बहुत कमजोर हो। बस यहीं रहो, मैं इसके बाद उनसे मौत तक लड़ूंगी। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं उन सभी को मार सकूंगी। अगर मेरी किस्मत खराब रही तो मैं स्वाभाविक रूप से मर जाऊंगी। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा भाग्य तय करेगा कि तुम बच पाओगी या नहीं। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। वह बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही, तुम भाग गए ताकि मुझे छुपा सको और खुद उनका सामना कर सको। जैसे ही उसने उसके बेमिसाल खूबसूरत चेहरे को देखा, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके चिकने चेहरे को चुटकी से दबाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे ज्यादा प्रभावित मत हो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम युद्ध में मेरे लिए बोझ बन जाओगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उस दरवाजे को फिर से लगा दिया जिसे उसने उस अंतर को भरने के लिए बनाया था, और फिर उसने उस दरवाजे को बनाते समय छोड़े गए निशानों को ठीक कर दिया।
प्राचीन पेड़ को ठीक वैसा ही दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा जैसा कि वह पहले था, और उस पर सिर्फ 2 छोटे छेद थे। यांग ये उन छोटे छेदों से उस महिला को अपनी ओर देखता हुआ देख सकता था। यांग यी मुस्कुराए और फिर वह उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। पेड़ के छेद में काफी समय बीत गया और फिर महिला ने आखिरकार अपनी नजरें हटा लीं। इस समय उसकी आंखों में लहरों के निशान थे। समय। पेड़ के छेद के भीतर से महिला की धीमी आवाज गूंजी। डॉट डॉट डॉट। यांग ये जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटा। जैसा उसने कहा था, वह उनसे मौत तक लड़ने जा रहा था। भागने के लिए वह भागना जारी रखना चाहता था, लेकिन जैसा उसने कहा था, वह भी भाग सकता था, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं भाग सकता था, क्योंकि वे अपना लाभ खो चुके थे और साथ ही उसे जो चोटें लगी थी। ऐसी परिस्थितियों में भागना पूरी तरह से व्यर्थ था और इससे उसकी ताकत बर्बाद हो जाएगी। यांग यी के सामने बर्बर लोगों को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनमें से एक ने यांग ये को देखकर क्रोध से दहाड़ लगाई और फिर वह आगे बढ़ा और यांग ये के सिर पर अपना भाला तान दिया। जब यांग यी ने पाइक को अपनी ओर आते देखा तो उसका हाव भाव शांत रहा और उसने आगे की ओर मुक्का मारा। टकराना। पाइक और जंगली की भुजाएं तुरंत अलग हो गईं और उसके मुक्के की ताकत ने जंगली को उड़ा दिया। जंगली काफी दूर तक उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। दूसरों ने अपनी निगाहें उस पर केंद्रित की और उन्होंने देखा कि उसका पूरा शरीर टूट गया था। सभी जंगली लोग भयभीत हो गए। केवल आलीशान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ही स्पष्टतः उत्साहित था। क्या तुम मुझसे एकल मुकाबले में लड़ोगे या तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करोगे? यांग ये ने उस आदमी को देखा और कहा, मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं गंभीर हूं। आलीशान वस्त्र पहने हुए आदमी ने यांग यी को देखा और कहा, दिलचस्प है। अपनी शारीरिक शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गया है। मैं जिन लोगों को जानता हूं, उनमें से 5 से ज्यादा लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। तो तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोल सकते हो। यांग ये ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा। उसने सोचा था कि वह आदमी भी जंगली है, लेकिन जंगली लोगों में एक महान व्यक्ति है। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोल पाएगा। आदमी का चेहरा काला पड़ गया। क्या मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता? आप रेडिएंट आयाम से हैं। यांग ये बहुत उत्साहित थी, क्योंकि इस शापित जगह में एक सामान्य व्यक्ति से मिलना वास्तव में खुशी का कारण था। आदमी ने सिर हिलाया। कितना दुर्लभ। यांग ये के चेहरे पर खुशी उभरी। तुम इस घटिया जगह पर कैसे पहुंचे? यांग ये की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा काफी भद्दा हो गया और काफी समय बीतने के बाद उसने उदास होकर कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने यांग यी को देखा और कहा, तुम्हारा क्या हाल है? यांग ये जोर से हंसा, मैं गलती से यहाँ आ गया। इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उस आदमी ने आगे कहा, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर से शुआई वैन्यांग हूँ। यांग ये ने कहा, यांग ये, पाइन प्रीफेक्चर। पाइन प्रीफेक्चर। आदमी ने यांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी विचित्र व्यक्ति को देख रहा हो। तुम सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर से नहीं हो? यांग ये ने पूछा, क्या यह अजीब है? तस्क तस्क। शुआई वैन्यांग ने यांग ये को देखा और कहा, आप सिर्फ एक मध्यम दर्जे के अर्ध संत हैं, लेकिन आपकी ताकत पर नियंत्रण संतों से कहीं ज्यादा है, और आपका भौतिक शरीर भी आम संतों से कहीं ज्यादा है। मैंने सोचा था कि आप फिजिक्स एक्ट से हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में पाइन प्रीफेक्चर से होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आखिरकार मेरे साथ कोई है। हा हा हा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने उस आदमी के पीछे खड़े बर्बर लोगों को देखा और कहा, तो चूंकि तुम रेडिएंट आयाम से हो, तो तुम उन्हें मुझे मारने का आदेश क्यों दे रहे हो? इस वजह से मेरे पास इस दौरान अनगिनत पहाड़ों से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोचिए, तुम्हें इस बारे में बोलने की हिम्मत है। शुआई वैन्यांग ने अचानक गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें मारने आए थे, न कि तुम्हें ढूंढने? यांग ये दंग रह गया, मुझे ढूंढो? और क्या? शुआई वैन्यांग ने गुस्से से कहा, जब मुझे तुम्हारे इस दुनिया में आने के बारे में पता चला, तो मैंने तुम्हें खोजने के लिए लोगों को हर जगह भेजना शुरू कर दिया। लेकिन तुम मेरे भेजे लोगों से मिलते ही तुरंत हमला कर देते हो। क्या तुम उन्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं दे सकते? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसके बाद उस आदमी से हुई बातचीत से यांग ये को पता चला कि पहले समूह के जंगली लोगों के अलावा बाकी सभी जंगली लोग उसे मारने के लिए नहीं खोज रहे थे, बल्कि वही था जिसने उनके इरादे को गलत समझा था। यांग ये के होंठ फड़कने से खुद को नहीं रोक पाए जब उसे यह एहसास हुआ। आखिर उसने बिना किसी कारण के इतना कष्ट सहा था। वह उस दौरान लगातार चिंता में डूबा रहा। आखिरकार उसने सोचा था कि कम से कम 100 से ज्यादा संत उसे मारने के इरादे से उसका पीछा कर रहे थे। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और पूछा, यहाँ इतने सारे संत क्यों हैं? इसके अलावा यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तो वे बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के संत क्षेत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शुआई वैन्यांग ने बताया, सबसे पहले उन्हें सच्चे संत नहीं माना जा सकता। उनके और एक वास्तविक संत के बीच काफी अंतर है।
दूसरे, जबकि यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, ऐसी चीजें हैं जो उनके शरीर को संत की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकती हैं। संक्षेप में, यह शापित स्थान बेहद जटिल और खतरनाक है। क्या तुम जानते हो कि इस जगह से कैसे निकलना है? यांग ये ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता था। आखिरकार, एन नानजिंग, यू बुशुंग और बाकी सभी अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। खासकर तब जब वे सबसे सुरक्षित स्थिति में नहीं थे। शुआई वेन्यांग ने जवाब में सिर हिलाया और इससे यांग ये प्रसन्न हो गई। इस बीच, शुआई वेन्यांग ने कहा, भले ही मुझे पता है कि इस निंदनीय जगह को कैसे छोड़ना है, लेकिन मुझे आपको क्रूर सच्चाई बतानी होगी। आपको ऐसे विचार छोड़ देने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा किया जा सकता तो मैं इस निंदनीय जगह को छोड़ देता। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और पूछा, कुछ न होने से बेहतर है कि कोई रास्ता हो। शुआई वेन्यांग ने अपना सिर हिलाया, एक बार जब आप वहां की स्थिति देखेंगे, तो आपको निराशा महसूस होगी, और फिर आप मेरे साथ इस शापित जगह में रहना पसंद करेंगे। गर्जन। अचानक, कहीं दूर से एक जोरदार गर्जना गूंजी, और इससे यहां उपस्थित सभी लोगों के सातों छिद्रों से खून बहने लगा, जिसमें यांगे भी शामिल था। वे दरिंदे तुरंत जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कांपने लगे और लगातार चीखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दया की भीख मांग रहे हों। इस समय, शुआई वेन्यांग के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव थे, और उसकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं। यांग यी के चेहरे पर भी बहुत गंभीर भाव था। वह क्या है? यह वास्तव में मुझे सिर्फ एक दहाड़ से घायल कर सकता था, और यह मुझे समर्पण में घुटने टेकने के लिए भी प्रेरित करता है। अध्याय 1023 क्रूर जानवर। काफी समय बीतने के बाद यहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि, वे जंगली जानवर अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वह क्या है? यांगे के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। उसने एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी थी, और यह एक शक्तिशाली ड्रैगन की दहाड़ थी। हालांकि, यह पहले की उस भयंकर दहाड़ के सामने कुछ भी नहीं था। शुआई वेन्यांग काफी देर तक चुप रहा और फिर बोला, बाह्य अंतरिक्ष से आया वह क्रूर जानवर। क्रूर जानवर? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो वह राक्षस हमारे रेडियंट आयाम से नहीं है। शुआई वेन्यांग ने सिर हिलाया, अब इस बारे में बात नहीं करते। मेरे साथ रॉक सिटी वापस चलो। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। यांग ये ने दूसरों की ओर देखा और सिर हिलाया, मुझे पहले अपने दोस्त को लेने दो। शुआई वेन्यांग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, बस उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो और तुम रॉक सिटी पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ बाहर इधर उधर मत भागो। यहाँ इन जंगली जानवरों के अलावा और भी अजीब जीव रहते हैं। संक्षेप में, यह एक बहुत ही रहस्यमय और डरावनी जगह है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शुआई वेन्यांग ने उन बर्बर लोगों को वहां से भगा दिया। यांग ये यहाँ एक पल भी नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। उसे उस पेड़ के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसमें उसने महिला को छिपाया था। लेकिन जब उसने पेड़ को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्योंकि पेड़ को उड़ा दिया गया था और महिला गायब हो गई थी। यह किसने किया? यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह असभ्य था कि यह असभ्य लोग ही थे। चूंकि असभ्य लोग उसके साथ थे, इसलिए उनके पास महिला को पकड़ने का समय नहीं था। जहां तक उसके खुद को छोड़कर जाने की बात है, यह और भी असंभव था क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं थी। अन्यथा, उसे आगे बढ़ने के लिए उस पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। चूंकि यह वहशी लोग या महिला नहीं थी, इसका मतलब था कि यहाँ कोई और भी था। यांग ये की निगाहें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं, और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। अचानक, उसने अपने से कुछ ही दूरी पर खून से सने कपड़े की पट्टी देखी, और उसने पहचान लिया कि यह वही पट्टी थी जिसका इस्तेमाल उसने उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए किया था। यांग ये यहाँ एक क्षण भी अधिक देर तक नहीं रुका और तेजी से दूर की ओर गोली चला दी। उसे उसके साथ कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं हुआ, या अधिक सटीक रूप से कहें तो, उसके मन में उसके प्रति सम्मान की भावना थी क्योंकि उसने उसे मार्गदर्शन प्रदान किया था। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह मार्शल डाउ की ओर अपने मार्ग पर कई विचलित या गलत रास्ते अपना सकता था। इसके अलावा, भले ही उसे अपनी समस्या का एहसास हो, लेकिन अगर उसके पास उसे सही तरीका सिखाने के लिए वह नहीं होती, तो उसे अभी भी अनगिनत विचलित या गलत रास्ते अपनाने पड़ सकते थे। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अकेले रास्ता तलाशना कैसा लगता है। यह कहा जा सकता है कि इन 2 महीनों के दौरान उसने उसे जो मार्गदर्शन दिया था, उसने उसे ऐसे भटके हुए या गलत रास्तों से अपना रास्ता खोजने में 10 साल बचाने में मदद की थी। चाहे उसका असली उद्देश्य कुछ भी रहा हो, यह एक तथ्य था कि वह उसका ऋणी था। खासकर ब्रिंक कानून, यह एक शक्तिशाली और स्वर्ग को चुनौती देने वाला कानून था, फिर भी उसने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सिखाया था। इससे वह उसके प्रति बहुत आभारी महसूस करता था। यही कारण था कि उसने उसे पेड़ पर छोड़ दिया था और अकेले ही उन जंगली जानवरों का सामना करने का इरादा किया था। 15 मिनट बाद, यांग यी की दृष्टि के क्षेत्र में छायादार आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। जब उसने उन्हें देखा तो वह भौंचक्का रह गया क्योंकि वे काफी अजीब थे। उनमें से लगभग 20 थे, और उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे।
वे हवा में तैर रहे थे। इसके अलावा उनकी आकृतियां अस्पष्ट थीं, जैसे कि वे सिर्फ आत्माएं हों। यांग ये ने समूह के बीच में खड़ी महिला को देखा और पाया कि वह ठीक है। इस समय उसकी आकृति उनके साथ तैर रही थी। जहां तक आकृतियों की खेती का सवाल है, वह उन्हें देख पाने में सक्षम नहीं था। यांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने छायादार आकृतियों के समूह की ओर विस्फोटक ढंग से गोली चलाई। पास मत आओ, अचानक महिला चिल्लाई और उसकी आवाज में गंभीरता का एक दुर्लभ निशान था। यांग ये चौंक गया, लेकिन वह पहले ही आगे बढ़ चुका था, इसलिए वह पीछे कैसे हट सकता था। उसने हवा में ही गति बढ़ा दी और तुरंत ही छायादार आकृतियों के समूह के सामने पहुंच गया। इस बीच समूह अचानक रुक गया और उसका सामना करने के लिए मुड़ गया। इस समय यांगे ने उनके असली रूप को स्पष्ट रूप से देखा, या यह कहा जाना चाहिए कि उनके कोई चेहरे नहीं थे। वे कौन से राक्षस हैं? ऐसा विचार यांगे के दिमाग में अभी आया ही था कि अचानक एक छायादार आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूर से यांगे की तरफ थपथपाया। यांगे के सामने अचानक एक लहर उठी, और यह इतनी तेज थी कि यांगे को बचने का भी समय नहीं मिला और वह उससे टकरा गई। टकराना, यांगी का शरीर उड़ गया और वह खुद को रोकने से पहले लगभग 1 किलोमीटर तक उड़ गया। छायादार आकृतियों ने यांगे को उड़ा देने के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे महिला को आगे ले जाना जारी रखा। इस बीच यांगी हैरानी से उसकी छाती को देख रहा था। उसकी छाती पर कुछ सेंटीमीटर तक खून से लथपथ चोट लगी थी, और यह इतनी गहरी थी कि उसके अंदरूनी अंग नीचे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके भीतर से लगातार खून बह रहा था और देखते ही देखते वह खून से लथपथ हो गया। यांगी की आंखों में आश्चर्य था। उस छायादार आकृति के हमले ने उसकी शारीरिक सुरक्षा को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। यह लू वान र की तलवार आत्मा तकनीक की तरह था, लेकिन यह और भी भयानक और रहस्यमय था। पास मत आओ, अचानक महिला की आवाज एक बार फिर गूंजी। वे शुद्ध आत्माएं नहीं हैं। इसके बजाय वे अस्तित्व का एक अनूठा रूप हैं, और वे आत्माओं से भी अधिक रहस्यमय हैं। तुम्हारा शरीर उनके हमलों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। सकना, अचानक एक छायादार आकृति ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसे महिला की ओर हल्के से हिलाया। महिला के पेट में एक स्पष्ट लहर दौड़ गई, और फिर खून तुरंत बाहर निकल आया और उसके वस्त्र का वह हिस्सा लाल हो गया। यांगी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने तुरंत उसके शब्दों को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। एक शक्तिशाली आभा तुरंत उसके भीतर से बाहर निकली, और फिर क्रिस्टल ब्लू ऊर्जा की एक किरण तुरंत आकाश से नीचे आई और उसके अंदर प्रवेश कर गई। तारकीय वार्ड, यांगे ने निर्णायक रूप से स्टेलर वार्ड तकनीक का उपयोग किया था। एक बार जब तारकीय ऊर्जा की एक पतली परत उसके चारों ओर एक फिल्म बन गई, तो यांगे की आकृति छायादार आकृतियों की ओर बढ़ी। इस समय वे सभी एक साथ घूम गए थे, और फिर 1 दर्जन से अधिक दृश्यमान लहरें तुरंत अंतरिक्ष में यात्रा करके यांगे पर गिरीं। हालांकि यांगे पहले की तरह उड़ते हुए विस्फोटित नहीं हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं था जैसा कि वह हुआ करता था। उसके शरीर के चारों ओर लगी सुरक्षात्मक फिल्म पर 1 दर्जन से अधिक निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यांगे ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस पल का फायदा उठाया जब उन तरंगों ने उसे मारा और उस महिला पर हमला किया, और फिर उसने उसे पकड़ लिया और फिर मुड़कर भाग गया। बैंग बैंग बैंग। इसी बीच अचानक 20 तरंगें उसकी पीठ से टकराईं, और तारकीय ऊर्जा की फिल्म तुरंत टूट गई, तथा उन तरंगों के शक्तिशाली बल से उसकी पीठ भी फट गई। टकराना, अचानक एक और लहर ने उस पर प्रहार किया, और सुरक्षात्मक फिल्म तुरंत ही फट गई, जबकि प्रभाव से उत्पन्न शक्तिशाली बल ने यांगी को 5 किलोमीटर दूर तक उड़ा दिया। सकना, यांगे के मुंह से खून की एक बूंद निकली। यांगे ने एक पल भी यहां रुकने की हिम्मत नहीं की, और उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और दूर की ओर भागा। सौभाग्य से, हालांकि वे छायादार आकृतियां बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन उनकी गति उससे बेहतर नहीं थी। इसलिए यांगे लगभग 1 घंटे तक दौड़ने के बाद आखिरकार उनसे दूर भागने में सफल हो गया। एक जंगल के भीतर एक घाटी में यांगे ने महिला को जमीन पर लिटा दिया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश तो नहीं हुआ था, लेकिन बेहोश होने के कगार पर था। दर्द हुआ। उसने जो दर्द महसूस किया वह उसकी हड्डियों में तथा उसकी आत्मा में भी गहराई तक चोट पहुंचाता था। तारकीय ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न प्रतिकूलता अत्यधिक एवं असहनीय थी। जब उसने अपने शरीर को शांत करने के लिए नेदर घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल किया था, तब उसे जो दर्द हुआ था, अगर उसकी तुलना उस दर्द से की जाए जो उसे अभी हो रहा है, तो यह बस बच्चों का खेल होगा। प्रतिक्रिया से उसे जो दर्द हुआ, वह कुछ ऐसा था जिसे सहने की उसकी इच्छाशक्ति भी लगभग असमर्थ थी। दरअसल सिर्फ वही इस तरह से इसे सहन करने में सक्षम था। अगर कोई और होता, तो वह पहले ही इस तीव्र पीड़ा से तड़प तड़प कर मर चुका होता। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस घटिया जगह पर फिर कभी स्टेलर वार तकनीक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यांगे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया था। इसके अलावा उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। महिला ने अचानक कहा, हालांकि इससे आपको असहनीय दर्द सहना पड़ा है,
लेकिन आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप इससे पीड़ित हैं। इससे बचने की कोशिश मत करो, बल्कि इसकी आदत डालने की कोशिश करो। इसकी पूरी तरह से आदत डाल लो। अचानक यांग ये उस पर झपटा और उसने उसे बहुत ही क्रूर भाव से देखा। वह एक पागल जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार को निगलने वाला था। महिला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर लोहे का टुकड़ा 1000 बार तपाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसे तलवार में कैसे बदला जा सकता है? अगर तुम तार्किक ऊर्जा का उपयोग करके तपाने के इस दौर को सहन करने में सक्षम हो, तो तुम्हारा शरीर निश्चित रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते और खुद को होश खोने देते हो, तो तुम्हारा शरीर निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो तुमने जो दर्द सहा है, वह बेकार में सहा होगा। यांग ये उसे घूरता रहा। उसकी आंखें साफ और धुंधली अवस्था के बीच बदल रही थीं। यह कहा जा सकता है कि यांग ये इस समय बेहद खतरनाक था, क्योंकि वह किसी भी क्षण जानवर में बदल सकता था। हालांकि महिला में कोई डर नहीं दिख रहा था, और वह अत्यंत शांत दृष्टि से उसकी आंखों में देख रही थी। यांग ये ने धीरे से अपना शरीर नीचे किया और फिर अपने होंठ उसके होंठों से सटा दिए। उसी समय उसने अपना हाथ उसके वस्त्र के नीचे ले गया। हैरानी की बात यह है कि महिला ने इसका विरोध नहीं किया। उसने यांग ये को अपने साथ बलात्कार करने दिया और उसकी नज़र में केवल दया का भाव था। इस बीच यांग ये का निचला शरीर उसके खिलाफ दबाया गया। अध्याय 1024 सर्वशक्तिमान। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दुखी हो? इस बीच उसकी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने निचले शरीर को खुद पर नियंत्रण करने देना दयनीय और दुखद है? यद्यपि उसकी आवाज नर्म और शांत थी, लेकिन यह भेदक लग रही थी और सीधे उसके दिल पर चोट कर रही थी, जिससे यांगी का वध का दिल भी क्षण भर के लिए रुक गया। यांगी की आकृति हिलना बंद हो गई। वह उस महिला को देखता रहा, जबकि उसकी आंखों में अभी भी वासना की लपटें भरी हुई थीं, लेकिन उनमें स्पष्टता का एक हल्का धागा था। वह भी उसकी ओर देख रही थी। वे एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, फिर यांग ये ने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उससे दूर चला गया और एक तरफ लुढ़क गया, फिर उसने जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठने की पूरी कोशिश की। इस समय उसका चेहरा विकृत हो गया था और शरीर कांप रहा था। इससे पहले उसने लगभग उसका बलात्कार किया था। हालांकि उसके शब्दों ने उसे अपनी सबसे आदिम इच्छाओं का विरोध करने की अनुमति दी थी। जो व्यक्ति अपने निचले शरीर से नियंत्रित होता था, वह अपमानजनक और कमजोर था। अतीत में भी ऐसी ही परिस्थितियां आई थीं, लेकिन उसने अपनी तलवार की मंशा और गहरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसे दबा दिया था। फिर भी अब वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और अब उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाशक्ति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसकी इच्छाशक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि यह कितनी कमजोर थी। इस समय, जबकि तार्किक ऊर्जा के उपयोग से होने वाली प्रतिक्रिया असहनीय थी, उसने अपने दांत पीसकर इसे सहन किया। जैसा कि महिला ने कहा था, वह बिना किसी कारण के ऐसा दर्द नहीं सहना चाहता था। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो अपने निचले शरीर के नियंत्रण में हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 घंटे बाद यांग ये का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी हालत पहले से बेहतर थी। महिला ने धीरे धीरे अपनी कसी हुई मुट्ठी ढीली की, जब उसने देखा कि यांग ये धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और फिर वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई गंभीर चोट लगी है। उसी समय काली ऊर्जा के धागे उसकी ढीली पकड़ से मुक्त हो गए। हिस हिस, काली ऊर्जा जमीन की ओर उतरी। वे जहां भी गुजरे, अंतरिक्ष कमजोर कागज के टुकड़े की तरह फट गया। काली ऊर्जा के जमीन में प्रवेश करने के कुछ ही क्षणों बाद यांग यी और महिला के आसपास के कुछ हजार किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ, यहां तक कि उनके पैरों के नीचे की जमीन भी तुरंत नष्ट हो गई। यह बिना कोई आवाज किए नष्ट हो गया। यहाँ एक विशाल एवं गहरी खाई दिखाई दी। उसी समय पूरी दुनिया अचानक थोड़ी धुंधली हो गई, ठीक उसी क्षण जब यांग यी और महिला के आसपास की हर चीज गायब हो गई थी। इस समय असंख्य प्राणियों की निगाहें इस ओर उठ गई थीं और उनकी आंखें भय से भर गई थीं। काफी समय बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना, उसके सामने का स्थान तुरंत ही टूट गया। वह झूठ नहीं बोल रही थी। यांग ये की आंखों में उत्साह था, मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर मैं इसे कुछ और बार करूं, तो मेरी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंच पाएगी। लेकिन खुद को तार्किक ऊर्जा से संयमित करना। यांग ये को जब उस दर्द की याद आई जो उसने महसूस किया था, तो वह सिहर उठा। वह दर्द वाकई ऐसा नहीं था जिसे कोई आम इंसान झेल सकता था। यांग यी ने कुछ सोचा और अपने आसपास देखने के लिए अपना सिर उठाया, और वह अचानक दंग रह गया जब उसने देखा कि वह एक ऐसी खाई में था जिसका अंत उसे दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ? उसने महिला की तरफ देखा, और जब उसने देखा कि वह कमजोर हालत में जमीन पर पड़ी है, तो उसका चेहरा बदल गया। वह जल्दी से उसके पास गया और उसे सहारा दिया।
यांग ये की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई जब उसने उसकी हालत देखी, क्योंकि उसकी आभा बहुत फीकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा उसकी त्वचा के नीचे काले धागे फड़फड़ा रहे थे। वह क्या है? यांग ये चौंक गया। उसने उसका लबादा खोला और जब उसने अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखा तो वह उसे लगभग जमीन पर गिरा ही देता। वही काले धागे उसकी त्वचा के नीचे उसके पूरे शरीर में फड़फड़ा रहे थे और वे लगातार फड़फड़ा रहे थे मानो वे उसकी त्वचा को भेदना चाहते हों। वह क्या है? यांग ये के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव था जब उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। लेकिन जब उसका हाथ उसके चेहरे को छूने वाला था तो उसने अचानक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। उसने उसकी ओर देखा और शांति से बोली, क्या तुम मरना चाहते हो? यांग ये का हाथ तुरंत वहीं रुक गया जब उसने उसकी बात सुनी, और फिर उसने उसके चेहरे पर काले धागों को देखा और गले में अटक कर कहा, क्या? यह क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत समय बीत गया इससे पहले कि वे काले धागे धीरे धीरे गायब होने लगे, और लगभग 10 मिनट बीत गए इससे पहले कि सभी काले धागे गायब हो गए। हालांकि महिला पहले से भी कमजोर लग रही थी। यांग ये चौंक गया। क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं चाहती कि जो पहले हुआ था वह फिर से हो। मेरा विश्वास करो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा वह छोटा सा शिवालय भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यांग ये चुप हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उस दिन पहली बार के साथ उसने उसे अब 2 बार नाराज किया था। भले ही उसने काम पूरा नहीं किया था, लेकिन यह पूरा होने के कगार पर था, क्योंकि उसने उसे देखा, छुआ और चूमा था। हालांकि उसने बेहोशी की हालत में ऐसा किया था, फिर भी यह वही था। यांग ये ने इस बात को सोचते हुए जोर से हंसते हुए कहा, यह मेरी गलती थी। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह बहुत देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, जब हम खतरे का सामना करते हैं तो मैं मदद करने से इनकार कर देती हूं क्योंकि मैं नहीं कर सकती। अगर मैं मदद करूंगी तो यहाँ मौजूद हर चीज जिसमें हम दोनों भी शामिल हैं, बच नहीं पाएगी। समझे? यांग ये यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि अगर वह सच कह रही थी तो वह सिर्फ अंदाजा लगा सकता था कि वह कितनी मजबूत होगी। वह नहीं जानता था कि वह कितनी ताकतवर थी, लेकिन वह जानता था कि वह अपने आसपास जो नुकसान पहुंचा रहा था वैसा नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। शायद ब्रिंक लॉ को लगातार 10 या उससे ज्यादा बार लागू करने पर ही उसे वह नुकसान दोहराने का मौका मिल पाता जो उसने यहां पहुंचाया था। इस समय उसे अचानक लगा कि उसे थोड़ी समझ आ गई है कि पाइन प्रांत की नंबर 1 विशेषज्ञ असुर रानी ने इस महिला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वह कमजोर नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत थी। वह इतनी मजबूत थी कि असुर रानी भी उससे डरती थी। वह अचानक बोली, अब तुम डर गए हो? यांग ये ने उसकी ओर देखा, एक पल सोचा और जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा डरी हुई हूं। हालांकि अगर हम इस जगह को छोड़ने में सक्षम हैं तो आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, है ना? आखिरकार चाहे जो भी हुआ हो, अब हम दोस्त माने जा सकते हैं, है ना? अगर मैं उससे दोस्ती कर सकती हूं और उसे बादलों के सागर शहर में आने के लिए भी मना सकती हूं, तो यह शक्तिशाली समर्थन प्राप्त करने के बराबर होगा। जहां तक पर निर्भरता का सवाल है, यांग यी को ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रवादी चिंता नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसे विशेषज्ञों की मदद की जरूरत है। महिला उदासीनता से बोली, मैं इंसानों से दोस्ती नहीं करती। यांग यी अवाक रह गया। महिला ने अचानक पूछा, क्या आपके अंदर ड्रैगन कबीले का खून है? यांग ये ने सिर हिलाया और थोड़ा आश्चर्य से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा, इसके अलावा एक और अजीब ऊर्जा भी है ना? यांग ये जानता था कि वह उसकी रक्त रेखा के बारे में बात कर रही थी जिसे आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा संशोधित किया गया था, और उसने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। उसने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यांग ये को समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसने अभी अभी उसे अपनी ओर बढ़ाया ही था कि अचानक उसने अपना मुंह खोला और उसकी कलाई को काट लिया, और फिर खून की एक धार उसके मुंह में तुरंत बह निकली। क्या बकवास है? यांग ये चौंक गया और सहज रूप से अपना हाथ वापस उसकी ओर खींच लिया। हालांकि उसके दांत उसकी कलाई पर मजबूती से चिपके हुए थे और वह वास्तव में उसे वापस खींचने में असमर्थ था। इस तरह के परिणाम ने यांग ये को और भी चौंका दिया। आखिरकार उसका शरीर अब एक संत दायरे के राक्षस जानवर के बराबर था, लेकिन उसके दांत वास्तव में इतनी आसानी से उसकी त्वचा को काटने में सक्षम थे। यांग ये ने उसे देखा। इस समय वह अचानक उसके असली रूप के बारे में काफी उत्सुक हो गया। थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ छोड़ा और यांग ये ने देखा कि उसका चेहरा अब वास्तव में गुलाबी हो गया था। क्या मेरे खून से इलाज हो सकता है? यांग ये ने अपनी कलाई पर काटने के निशान देखे। क्या मुझे भी कुछ घूंट पीना चाहिए? उसने उसे देखा और फिर अचानक अपने होठों पर बचा हुआ खून चाट लिया। यह दृश्य देखकर यांग ये का दिल 2 बार तेजी से धड़क उठा। आखिरकार यह कितना मोहक दृश्य था, खासकर तब जब उसका लबादा उसके आधे शरीर को ही छिपा रहा था।
ड्रैगन का खून कम से कम एक पैतृक स्तर के ड्रैगन का है। जहां तक तुम्हारे खून में मौजूद दूसरी ऊर्जा की बात है तो वह बहुत मजबूत है और यह ड्रैगन के खून से भी ज्यादा शुद्ध है। उसने उसे देखा और आगे कहा, भले ही तुम चींटी की तरह कमजोर हो, तुम्हारे पास काफी रहस्य हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा या सुना नहीं है। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, शायद मेरी ताकत तुमसे कम है, लेकिन मैं चींटी जितनी भी कमजोर नहीं हूं, है ना? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस आसपास के माहौल पर नजर डाली, कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही मैंने एक जानवर की दहाड़ सुनी। यांग ये ने जब उसे सुना तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव प्रकट हुए, यह तो अंतरिक्ष से आया हुआ वह जानवर है। उसने फिर से आसपास के माहौल पर नजर डाली और थोड़ी देर बाद वह धीमी आवाज में बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस दुनिया का इस्तेमाल इसे दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यह दुनिया अनगिनत सालों की जंग से पहले से ही बेहद कमजोर है और शायद यह मेरे द्वारा अभी किए गए काम की वजह से ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए मैंने उस जानवर की आभा को महसूस किया है। तुम मुझे बता रहे हो कि वह चीज भागने वाली है। यांग ये की पलकें झपक गईं। आखिरकार सिर्फ उसकी दहाड़ से सेंट रियल्म के सैकड़ों जंगली लोग जमीन पर गिर सकते थे, तो अगर वह भाग जाए तो वह कितना शक्तिशाली होगा। किसी भी हालत में वह इससे लड़ने में पूरी तरह असमर्थ था। हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए इससे पहले कि वह भाग जाए। उसकी आवाज में गंभीरता की झलक थी, इस दुनिया में सभी की संयुक्त ताकत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चलो चलें, हम अभी रॉक सिटी चलेंगे। जैसे ही उसने कहा, यांगे ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर वह उसे उठाकर ऊपर ले गया और जाने वाला था। हालांकि पहले से मौजूद 20 छायादार आकृतियां अचानक उनसे ज्यादा दूर नहीं दिखाई दी। यांग ये ने उन्हें देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की और फिर उसने भागने के इरादे से पीछे मुड़ने में संकोच नहीं किया। हालांकि महिला ने उसे रोक दिया। उसने पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं उन्हें हरा नहीं सकता। यांग ये ने उसे सच बताया। आखिरकार स्टेलर वार तकनीक भी उनके द्वारा नष्ट कर दी गई थी, इसलिए अगर वे भागे नहीं तो केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। अगर वे रेडियंट आयाम में होते तो वह कोशिश कर सकता था, जहां वह आत्मा ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह वास्तव में उन्हें अभी नहीं हरा सकता था। उसने अचानक कहा, क्या तुमने अंधकार के नियमों को नहीं समझा है? यांग ये ने सिर हिलाया। क्या आप अपने लिए लड़ने के लिए कुछ विशेषज्ञों को बुलाना चाहते हैं? अध्याय 1025 तुम मना करोगे तो मैं करूंगा। मेरे लिए लड़ने के लिए विशेषज्ञ? यांग ये दंग रह गया और फिर उसने उन छायादार आकृतियों को देखा, उन्हें वश में करूं? क्या मैं कर सकता हूं? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं? यांग ये ने कहा, मैं गहन ऊर्जा के बिना अंधकार के नियमों का उपयोग नहीं कर सकता। उसने उसकी ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह वास्तव में एक बर्बादी है कि छाया युवती ने जिस तकनीक का उपयोग केंद्रीय दिव्य प्रांत के अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों में भय पैदा करने के लिए किया था, वह आपके हाथों में है। यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम इतना अपमानजनक नहीं हो सकते? उसने कहा, वे डार्क एनर्जी से बने हैं। दूसरे शब्दों में, आप जिन्होंने डार्कनेस के नियमों को समझ लिया है, उन्हें गहन ऊर्जा के बिना भी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि डार्क एनर्जी भी ऊर्जा का ही एक रूप है। यह गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा की तरह ही एक अन्य प्रकार की ऊर्जा है। इसके अलावा, आप जिन्होंने डार्कनेस के नियमों को समझ लिया है, बस इसे नियंत्रित करने में सक्षम हैं। समझे? ठीक है। यांग ये को उसकी बात सुनकर अचानक समझ आ गई। अंधेरे के नियम अंधेरे ऊर्जा और पदार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। उसे अंधेरे पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए गहन ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन उसे अंधेरे ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अंधेरे ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप थी। यांग ये ने इस बिंदु तक सोचते हुए छायादार आकृतियों को देखा। इस समय वे उससे लगभग 50 मीटर दूर थे और समूह के नेता ने अपना दाहिना हाथ उठाया था और ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने वाला है। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने दूर से उस छायादार आकृति की ओर पकड़ने का प्रयास किया। टकराना। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वह छायादार आकृति वास्तव में टुकड़ों में फट गई। यांग यी के चेहरे पर मुस्कान तब और बढ़ गई जब उसने यह दृश्य देखा, क्योंकि उसने देखा कि वह उस ऊर्जा को पूरी आसानी से नियंत्रित कर सकता है जिससे वे बने थे। सीधे शब्दों में कहें तो वह उनके लिए एक प्रतिपक्ष था, उनके अस्तित्व का एक सच्चा अभिशाप। इस बीच एक और छायादार आकृति हमला करने वाली थी। हालांकि हमला करने से पहले ही वह फट गया और मौके पर ही मर गया। हाहा। यांग ये जोर से हंसा और उनमें से एक की ओर पंजे से इशारा किया। टकराना। वह छायादार आकृति तुरंत ही फटकर अलग हो गई। कुछ ही देर में यांग यी ने उनमें से 5 को मार गिराया। इस बीच बाकी लोग आगे बढ़ने का इरादा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौके पर ही जबरदस्ती रोक दिया गया। जब यांग ये अपनी बात जारी रखने ही वाला था तो महिला अचानक बोली, क्या आप नहीं चाहते कि वे अब आपके पक्ष में लड़ें? यांग ये दंग रह गया। क्या मैं उन पर नियंत्रण कर सकता हूं? महिला ने उन छायादार आकृतियों पर नजर डाली और कहा, क्या आपको यह महसूस नहीं होता? वे बिना किसी चेतना के प्राणी हैं।
चूंकि उनमें कोई चेतना नहीं है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हैं। आखिरकार, वे अंधेरे ऊर्जा से बने हैं और आप ऐसी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। जब उनमें कोई चेतना नहीं होती है, तो आपके लिए उन्हें नियंत्रित करना बेहद आसान होता है। मुझे कोशिश करने दो। यांग ये ने उन्हें देखा और वह उन्हें करीब 10 मिनट तक देखता रहा, फिर उनमें से एक अचानक हिल गया। उस छायादार आकृति ने कुछ नहीं किया, फिर भी एक लहर चमकी और दूर पहाड़ की दीवार को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह वास्तव में काम करता है। यांग ये की आवाज में उत्साह था। इन 15 आकृतियों पर नियंत्रण क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि उसके पक्ष में 15 संत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा, वे बेहद रहस्यमय थे और उनमें ऐसी ताकत थी जो आम संतों से कहीं ज्यादा थी। चले जाओ, अचानक महिला बोल पड़ी, जल्दी चले जाओ। यांग ये स्तब्ध रह गया। लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा तो उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और दूर की ओर भाग गया। जहां तक उनके पीछे की छायादार आकृतियों का सवाल है, वे अचानक छाया में बदल गईं और यांग ये की छाया में विलीन हो गईं। यांग ये और महिला के जाने के लगभग 100 सांसों के बाद एक काले वस्त्र पहने आकृति प्रकट हुई, जहां यांग ये पहले खड़ी थी। मैंने उनसे अपना संबंध खो दिया है। यह अंधकार का नियम है। काले वस्त्र पहने आकृति गायब हो गई। यांग ये 5000 किलोमीटर दूर पागलों की तरह दौड़ रहा था। क्या कोई खतरा है? यांग ये ने गंभीर स्वर में पूछा। इस समय, वह समझ गया था कि अगर कोई व्यक्ति या चीज महिला को गंभीर भाव प्रकट करने पर मजबूर कर सकती है, तो यह निश्चित रूप से बेहद भयानक है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसका वह अभी विरोध कर सके। यांग ये को अचानक एहसास हुआ कि वह इस अजीब जगह पर काफी कमजोर हो गया था। वह उदासीनता से बोली, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस संसार में निरंतर खतरा बना रहता है। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और वह फूट फूट कर हंसा, अरे, तुम्हें इतना अपमानजनक होने की जरूरत नहीं है ना? भले ही मेरी वर्तमान ताकत वास्तव में तुम्हारे स्तर के लोगों के लिए काफी कमजोर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में भी कमजोर रहूंगा। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यांग यी ने अपना सिर नीचे किया और आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह वास्तव में सो गई थी। वह सो गई। यांग ये को भौहें सिकुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया में आने के बाद से कभी नहीं सोई थी, फिर भी वह अब वास्तव में सो गई थी। यह काफी असामान्य था। अचानक, यांग ये का पेट काफी नम महसूस हुआ और उसने जल्दी से हिलना बंद कर दिया ताकि वह देख सके। उसने देखा कि उसका पेट वास्तव में खून से लथपथ था। यह खून स्वाभाविक रूप से उसका नहीं था क्योंकि उसे वहां कोई चोट नहीं लगी थी। यह उस महिला का खून था। यांग ये चौंक गया। उसने तुरंत उसे जमीन पर लिटा दिया और उसके कपड़े खींचे। उसके पेट पर 30 सेमी से ज्यादा लंबा घाव था और यह कम से कम 10 सेमी गहरा था। इस समय, उसमें से लगातार खून बह रहा था। यह उस हमले से था जो उसे छायादार आकृतियों से पीड़ित था। लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि, यांग यी को तुरंत समझ आ गया कि जब उसने घाव की सही स्थिति देखी तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा। क्योंकि उसका जघन क्षेत्र घाव से बस कुछ सेंटीमीटर नीचे था। यांग ये ने स्थिति का फायदा नहीं उठाया और उसकी नजर उसकी चोट पर ही रही। इस समय, चोट के किनारे थोड़े पीले पड़ गए थे जबकि उसमें से लगातार खून बह रहा था, जिससे उसका पूरा पेट खून से लथपथ हो गया था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कुछ करने ही वाली थी। लेकिन, अचानक उसने अपनी आंखें खोली और कहा, छोड़ो। मेरे कपड़े ठीक करो। यांग ये ने गंभीरता से कहा, आप मर सकते हैं। उसने जवाब दिया, यह मेरी समस्या है। यांग ये ने उसकी परवाह न करते हुए अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को हल्के से काटा। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उसके पेट पर रखा, उसके अंदर से खून की धारा बहने लगी और उसका खून तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जब उसकी चोट में रक्त प्रवाहित हुआ तो वह तुरंत ही स्पष्ट गति से ठीक होने लगी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा तुम्हारा अनादर करने का कोई इरादा नहीं है, और मैं बस तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें यहाँ वास्तव में साथ मिलकर काम करना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम कई पहलुओं में मेरी मदद करने में सक्षम हो। जहां तक मेरा सवाल है, हालांकि मेरा ज्ञान तुमसे बहुत कम है, मैं अभी के लिए तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। इसलिए, साथ मिलकर काम करना हम दोनों के लिए फायदेमंद है ना? वह कुछ नहीं बोली। यांग ये ने आगे कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो ठीक है, तुम मुझे दूसरे कानून, कोई भी कानून सिखा सकते हो। अगर तुम्हारे पास सिखाने के लिए कोई कानून नहीं है, तो मैं दैवीय रैंक या शायद सम्राट रैंक तकनीक से इनकार नहीं करूंगा। दिवा स्वप्न देखना बंद करो, वह अचानक बोली। यांग ये मुस्कुराए और उसका हाथ हटा दिया। इस समय, उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और उसके कपड़े ठीक किए, फिर उसने उसके पैरों पर लगी चोटों को देखा। वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपनी कलाई को उसके दाहिने पैर की ओर घुमाया, जिसमें अभी भी खून बह रहा था। वह अचानक बोली, छोड़ दो इसे।
यांग ये का हाथ हवा में ही जम गया और उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या क्या तुम खड़ी नहीं होना चाहती? वह थोड़े ठंडे स्वर में बोली, मैंने तुमसे कहा था कि इसे अकेला छोड़ दो। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर अंततः अपना हाथ वापस ले लिया, तो चलो। वह उसे उठाकर रॉक सिटी की ओर चल पड़ा। काफी समय बीतने के बाद वह अचानक बोली, ये चोटें शैतानी दमन तलवारों की वजह से लगी हैं। तुम्हारे खून में मौजूद अजीबोगरीब ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए यह उन चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह दोनों तरह की ऊर्जाओं के आपस में टकराव का कारण बन सकती है। उस समय तुम मर भी सकते हो। इस बार उसने वास्तव में समझाया। यांग ये ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद करके चुप रही। कैसी जिद्दी औरत है। उसने कंधे उचकाए और गाड़ी तेज कर दी। बहुत समय नहीं लगा जब उसकी नज़र में एक चट्टान से बना शहर दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे रॉक सिटी कहा जाता है। यांग ये शहर की ओर चला गया और उसने शुआई वैन्यांग को इसके प्रवेश द्वार पर देखा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह यांग ये का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा और फिर उसने यांग ये की बाहों में मौजूद महिला को देखा और हंसते हुए कहा, भाई तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। तुम इस घटिया जगह पर एक महिला को भी अपने साथ लाए हो। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। चलो, रॉक सिटी का मालिक तुमसे मिलना चाहता है। रॉक सिटी का मालिक। यांग ये हैरान था, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? शुआई वैन्यांग ने कंधे उचकाए, शायद वह उत्सुक है या फिर किसी और कारण से। कौन जानता है? यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और अंत में सिर हिला दिया। चूंकि वह दूसरे शहर में आया था, इसलिए उसे लगा कि उसे शहर के मालिक से मिलना चाहिए। वैसे भी यह कोई बुरी बात नहीं थी। शहर में प्रवेश करने के बाद यांग ये ने इसके कुछ निवासियों को देखा। दरअसल उसने कुछ जंगली लोगों को देखा। सौभाग्य से वे संत क्षेत्र में नहीं थे। इससे यांग ये को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर यहाँ हर कोई संत होता तो यह वाकई बहुत भयानक होता। हालांकि पूरे रास्ते में उन दरिंदों की निगाहें उसकी बाहों में मौजूद महिला पर ही टिकी हुई थीं, उनकी निगाहें वासना से भरी हुई थीं। अगर उन्हें शुआई वैन्यांग का डर नहीं होता जो यांग ये के साथ चल रही थी, तो शायद अब तक उनमें से कुछ यांगे पर हमला कर चुके होते। उन्हें चट्टानों से बने महल में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे महल में प्रवेश करने वाले थे तो शुआई वैन्यांग अचानक रुक गया और उसने यांग ये की बाहों में महिला को देखा और कुछ देर के लिए झिझकते हुए बोला, भाई आपको समझना होगा कि इन बर्बर लोगों ने दुनिया नहीं देखी है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि यहाँ की महिलाएं वाकई वाकई भयानक हैं। तो यांग ये ने अपनी बाहों में जकड़ी महिला को देखा और तुरंत समझ गया कि शुआई वैन्यांग का क्या मतलब था। जब से वह शहर में आया था, उसने देखा था कि वहां बहुत कम महिलाएं थीं और उनमें से हर एक बेहद बदसूरत थी। जहां तक उस महिला की बात है जिसे उसने अपनी बाहों में थामा था, वह बिल्कुल खूबसूरत थी। इसलिए अगर शुआई वैन्यांग उसके साथ नहीं होती तो शायद कुछ हो जाता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे बदसूरत बनने के लिए नहीं कह सकता, है ना? शुआई वैन्यांग ने यांग ये की ओर देखा और कहा, आओ। उस कमीने को मेरा सम्मान करना चाहिए और जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। शुआई वैन्यांग का भाषण समाप्त होते ही वे महल में प्रवेश कर गए। जिस हॉल में वे दाखिल हुए उसके दोनों ओर 100 से अधिक असभ्य लोग खड़े थे और वे सभी संत थे। मेजबान की सीट पर एक मजबूत जंगली आदमी बैठा था जिसके सिर पर खोपड़ी थी। जैसे ही वे तीनों हॉल में दाखिल हुए, उस जंगली आदमी और हॉल के दोनों तरफ खड़े सभी जंगली लोगों की निगाहें तुरंत यांग यी की बाहों में मौजूद महिला पर टिक गईं और उनकी निगाहें वासना और इच्छा की तीव्र भावना से भर गईं। यांग ये ने देखा कि उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई थी। अचानक खोपड़ी पहने हुए वह जंगली अचानक खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी पैंट उतारकर अपनी चीज दिखाई, जबकि यांग ये और शुआई वैन्यांग आश्चर्य से देखते रहे। उसके बाद वह लगातार दहाड़ने और चीखने लगा, जबकि उसकी नज़र महिला पर थी और उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। यांग यी अवाक रह गया। इस बीच शुआई वैन्यांग का चेहरा खराब हो गया था। उसने कहा कि वह उसे अभी चाहता है। उसे मार डालो, नहीं, उसे अपंग बना दो। अचानक उसकी बाहों में मौजूद महिला ने यांग यी को देखा और शांति से बोली। यांग यी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने कहा, तुमने मना कर दिया, तो क्या मैं खुद ही कर लूं? यांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से शुआई वैन्यांग को देखा। उससे कहो कि मैं उसे अपंग कर दूं और हम मामले को खत्म कर देंगे। शुआई वैन्यांग चुप रहीं। यांग ये ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, उसे बताओ कि यह उसके अपने भले के लिए है। शुआई वैन्यांग अवाक थी। अध्याय 1026 नेदर पवेलियन से एक विशेषज्ञ। शुआई वैन्यांग ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। हालांकि मैं उस कमीने को मारना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी करने से पहले यहाँ की स्थिति को देख लो। मैं भी शांत रहना चाहता हूँ। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि महिला बहुत कमजोर और नाजुक लग रही थी, उसे नहीं पता था कि अगर वह भड़क गई तो क्या होगा।
आखिरकार उसे अभी भी वह खाई साफ साफ याद है। 3 संतों का संयुक्त हमला भी शायद ऐसी खाई नहीं बना पाएगा। उसे इन बर्बर लोगों के भाग्य की परवाह नहीं थी, लेकिन वह उनके द्वारा घसीटा नहीं जाना चाहता था। दहाड़। इस बीच खोपड़ी पहने हुए उस मजबूत जंगली ने वास्तव में सभी के सामने अपने शरीर पर उस ठोस वस्तु को पकड़ लिया और फिर उग्र रूप से पंप करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वह लगातार चिल्ला रहा था और दहाड़ रहा था, जैसे कि वह उन्हें जल्दी करने के लिए कह रहा हो। यद्यपि हॉल के किनारे खड़े अन्य जंगली लोगों ने उस बलिष्ठ जंगली की तरह संयम नहीं दिखाया था, फिर भी उन्होंने अपने शरीर के निचले हिस्से को लगातार रगड़ना शुरू कर दिया था। मैं अब और नहीं सह सकता। यांग ये का चेहरा तमतमा गया और उसने महिला को अपनी पीठ पर लिटा लिया। इस बार वह बहुत सहयोगी थी और उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, ताकि वह उसकी पीठ पर और भी मजबूती से लटक सके। शुआई वेन्यांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये मौके पर ही गायब हो गया था। एक पल बाद यांग ये उस मजबूत आदमी के सामने था और उसने उस आदमी के निचले शरीर पर लात मारी। इस अचानक दृश्य को देखकर सभी जंगली लोग स्तब्ध रह गए। मजबूत आदमी भी दंग रह गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में हमला करेगा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने उस घातक किक को रोकने के लिए अपनी हथेली को नीचे पटक दिया। टकराना। टक्कर के स्थान से ऊर्जा की एक अदृश्य लहर फूट पड़ी और उसने हॉल के अंदर मौजूद फर्नीचर को तुरंत ही चूर्ण में बदल दिया। दहाड़। इस बीच हॉल में मौजूद दूसरे जंगली लोग यांग ये की ओर दौड़ पड़े। जंगली लोगों के नेता ने गुस्से से दहाड़ते हुए यांग ये के चेहरे पर मुक्का मारा। यांग ये की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कस लिया और फिर उसने उसे आगे की ओर पटक दिया। टकराना। उनकी मुट्ठियों की टक्कर से विस्फोट की आवाज हुई। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। शुआई वेन्यांग ने आश्चर्य से देखा कि कैसे उस मजबूत आदमी का दाहिना हाथ फट गया और उसके पीछे खून की धार बह रही थी। वह मजबूत आदमी दुख से चिल्लाया और बार बार पीछे की ओर बढ़ा। इस बीच यांग ये ने आगे बढ़कर मजबूत आदमी की कमर पर अपना पैर पटक दिया। दहाड़। मजबूत जंगली की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। इस समय उसका चेहरा बिल्कुल रंगीन था। हालांकि यांग ये ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से जंगली के बाल पकड़ लिए और फिर मजबूत जंगली को जमीन पर पटक दिया। टकराना। जमीन तुरंत ढह गई। इस बीच हॉल के किनारे खड़े बर्बर लोग यांग ये के पीछे आ गए थे। उसी समय एक दर्जन से ज्यादा मुट्ठियां यांग ये की ओर बढ़ रही थीं। वे यांग ये की पीठ के पास भी नहीं पहुंचे थे कि उनके द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभाव ने यांग ये को कुछ कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अचानक यांग ये के पीछे 15 छायादार आकृतियां प्रकट हुईं। ओह! हवा में 15 लहरें चमक उठीं। एक दर्जन से अधिक तीखी चीखें अचानक गूंज उठीं और फिर एक दर्जन से अधिक वहशी लोगों की आकृतियां 2 टुकड़ों में कट गईं, जबकि खून और आंतरिक अंग जमीन पर गिरने लगे। अन्य सभी जंगली लोग भयभीत हो गए। शुआई वेन्यांग की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य और भय के भाव थे जब वह उन छायादार आकृतियों को देख रहा था। मैं उन सभी को मार डालूंगा जो हमला करने की हिम्मत करेंगे। यांग ये ने उन पर कड़ी नजर डाली और फिर वह मुड़ा और जमीन पर पड़े उस मजबूत जंगली के पास गया। उसने मजबूत जंगली की छाती पर अपना पैर पटका, जिससे जंगली के मुंह से खून की कुछ बूंदें निकल गईं। दहाड़। जब अन्य जंगली लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए और उनमें से एक दर्जन से अधिक ने यांगी पर हमला कर दिया। हालांकि कुछ ही पल बाद वे टुकड़े टुकड़े हो गए और खून पूरी जमीन पर फैल गया। यह एक बेहद खूनी दृश्य था। जब बाकी बचे जंगली लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे कुछ कदम पीछे हट गए और उनकी आंखें भय से भर गईं जब उन्होंने यांगी के पीछे खड़ी छायादार आकृतियों को देखा। तुम उसे कैसे मरते देखना चाहती हो? यांग ये ने महिला की ओर देखा, लेकिन ऐसा करते ही वह दंग रह गया, क्योंकि उसका मुंह उसके कोमल होंठों से दब गया था और फिर जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय मानो रुक गया। अचानक यांग ये को अपने होठों से तेज दर्द महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया। इस समय उसके होठों पर लाल रंग का निशान था और उसके होठों पर खून था। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराई, यह अनजाने में हुआ, बिल्कुल अनजाने में। ठीक है, आप उसे कैसे मरना चाहते हैं? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद उसके होंठ हल्के से खुले, जैसा चाहो करो। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे मजबूत बर्बर के सिर की ओर पटक दिया। अचानक शुआई वेन्यांग दहाड़ा, रुको। यांग ये का पैर हवा में ही रुक गया जब उसने शुआई वेन्यांग को देखा। तुम उसके लिए दया की भीख नहीं मांगोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, शुआई वेन्यांग ने आगे कहा, मैं बहुत लंबे समय से उस आदमी को देखने में असमर्थ हूं। अगर मैं अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता तो मैं उसे बहुत पहले ही मार देता। यांग ये ने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? शुआई वेन्यांग ने उत्तर दिया, क्या आप जानते हैं कि वे संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों के समान शरीर क्यों प्राप्त कर सकते हैं? यांग ये ने उस मजबूत जंगली पर नजर डाली और फिर उसने शुआई वेन्यांग को देखा, तुम करते हो।
शुआई वेन्यांग ने सिर हिलाया और कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार वे संत क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने एडमेंटियम फल नामक एक फल का सेवन किया था। यह शरीर को असाधारण डिग्री तक उत्तेजित करने और शरीर को मजबूत बनाने में सक्षम है। यदि यह हमारे दीप्तिमान आयाम में गुणवत्ता के स्तर पर आधारित है, तो यह कम से कम एक उच्च श्रेणी का दिव्य रैंक खजाना है। हालांकि केवल जंगली लोगों का नेता ही जानता है कि पेड़ कहाँ है। दूसरे शब्दों में, केवल आपके पैरों के नीचे वाला व्यक्ति, यमन, जानता है कि यह कहाँ है। एडमांटियम फल। इस बीच यांग ये की पीठ पर बैठी महिला ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। इस जगह पर वास्तव में एडमांटियम फल हैं। यांग ये ने पूछा, तुम्हें पता है यह क्या है? उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, यह वास्तव में शरीर को असाधारण डिग्री तक उत्तेजित करने में सक्षम है, चाहे इसे खाने वाले इंसान हो या राक्षस जानवर। हालांकि इसके साइड इफेक्ट हैं, और यह है कि यह इसे खाने वाले की उम्र कम कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके शरीर की क्षमता का उपयोग करके आपके शरीर को मजबूत बनाने के बराबर है। इसे इंसानों के लिए हानिकारक माना जाता है। हालांकि अगर राक्षस जानवर इसे खाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि राक्षस जानवरों की उम्र न केवल लंबी होती है, बल्कि उनका शरीर इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वह बिल्कुल सही कह रही है। शुआई वेन्यांग ने आगे कहा, भले ही यह हमारे रेडियंट आयाम में मौजूद है, लेकिन यह बेहद दुर्लभ है। अगर हम इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं और भविष्य में इस जगह को छोड़ने में सक्षम हैं, तो अनगिनत राक्षस जानवर निश्चित रूप से इसे हमसे खरीदने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। यहाँ तक दिव्य जानवर कबीले भी इसके प्रति आकर्षित होंगे। बेशक, पूर्व शर्त यह है कि हम इस जगह को छोड़ने में सक्षम हों। यह वास्तव में एक खजाना है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मुझे एडेमेंटियम फलों तक ले चलने के लिए कहो। शुआई वेन्यांग ने जवाब दिया, वह शायद इतना सहयोगी नहीं होगा। यांग ये ने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, मैं असंतुष्ट लोगों से निपटने में माहिर हूँ। शुआई वेन्यांग की पलकें झपकने लगी और फिर वह यमन से बात करने लगा। आओ! यमन ने शुआई वेन्यांग पर चिल्लाया, और फिर वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरे जंगली लोगों से कह रहा था कि वे आगे आएं और उसकी मदद करें। शुआई वेन्यांग ने यांग ये को देखा और कंधे उचका दिए। उसने मना कर दिया। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह अचानक यमन की पीठ पर कूद पड़ा। दरार। उसकी पीठ की कुछ हड्डियां तुरंत टूट गईं, और यमन के मुंह से एक तीखी चीख निकली, जिसके बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अन्य जंगली लोगों ने यह दृश्य देखकर गंभीर भाव प्रकट किए, और वे यांग यी को क्रोध से घूरने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हैं। यांग ये ने उनकी ओर देखा और उसके होठों पर भयंकर मुस्कान तैर गई। उन्हें बताओ कि अगर वे मौत से नहीं डरते तो वे आगे आकर हमला कर सकते हैं। शुआई वेन्यांग ने उन जंगली लोगों को देखा और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जंगली लोग तुरंत क्रोधित हो गए, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यांग ये ने उन बर्बर लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने यमन के बाल पकड़े और फिर यमन को जमीन पर पटक दिया। उसके आसपास की जमीन को गंदा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यमन ने फिर भी बात करने से इनकार कर दिया। यांग ये ने यमन को जमीन पर पटक दिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। जैसे ही उसने यह कहा, यांग यी ने एक छायादार आकृति को यमन के पास भेजा, और फिर यमन के शरीर के टुकड़े टुकड़े यहां मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने काट दिए गए। उसे जीवित ही टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। यमन पागलों की तरह चिल्लाया, और उसकी आवाज बिल्कुल दयनीय थी। काफी समय बीतने के बाद शुआई वेन्यांग ने कहा, रुको। वह सहमत हो गया है। वह सहमत हो गया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे बताओ कि वह अब से 1 घंटे बाद सहमत हो सकता है। मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। शुआई वेन्यांग अवाक थी। यांग ये ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। निश्चित रूप से 1 घंटे बीतने के बाद उसने आखिरकार उस छायादार आकृति को रोक दिया। इस समय यमन का मजबूत शरीर पतला था। यांग ये ने 2 छायादार आकृतियों से यमन को ऊपर उठने में मदद की, और फिर उसने शुआई वेन्यांग से कहा, उसे रास्ता दिखाने के लिए कहो। शुआई वेन्यांग ने सिर हिलाया। बस ऐसे ही वे हॉल की तरफ चलने लगे। उनके पीछे खड़े दूसरे जंगली लोग उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन छायादार लोगों ने उनमें से 1 दर्जन को मार डाला, तो वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। वे इसलिए मजबूत थे क्योंकि उनके पास शारीरिक सुरक्षा थी। हालांकि उनकी शारीरिक सुरक्षा छायादार आकृतियों के सामने कागज की तरह कमजोर थी। इसलिए भले ही उनके पास एक बड़ी सेना थी, फिर भी वे छायादार आकृतियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें मौत का डर था। यांग यी और अन्य लोगों के हॉल से चले जाने के कुछ ही देर बाद काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक हॉल में प्रकट हुआ। जब जंगली लोगों ने काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को देखा तो वे दंग रह गए और फिर वे क्रोध से भर गए। उनमें से एक ने तुरंत काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ओर धावा बोल दिया। लेकिन उनके सामने एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। वह दरिंदा अभी काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के सामने पहुंचा ही था कि उसका सिर हवा में उड़ गया।
खून का फव्वारा हवा में फूट पड़ा। यहाँ के सभी जंगली लोग भयभीत हो गए। अंधकार के नियम। वह मेरे निचले मंडप से नहीं है, तो फिर उसके पास अंधकार के नियम क्यों हैं? काले वस्त्र पहने व्यक्ति गायब हो गया। जिस समय वह गायब हुआ, उसी समय उसके रास्ते में बाधा बन रहे दर्जनों जंगली लोगों के सिर खून के फव्वारे के साथ हवा में उछल गए। बाकी सभी जंगली लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। अध्याय 1027 प्रकाश युवती। यांग यी का 3 सदस्यीय समूह यमन के नेतृत्व में रसातल में पहुंचा। यांग ये उसके किनारे पर बैठ गया। खाई पर उठती धुंध से भरी हुई थी और वह उसका तल नहीं देख पा रहा था। यांग ये ने यमन की ओर देखा और यमन तुरंत कांप उठी और फिर जल्दी से शुआई वैन्यांग से कुछ बुदबुदाने लगी। थोड़ी देर बाद शुआई वैन्यांग ने गंभीरता से कहा, उसने कहा कि यह नीचे है। नीचे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। इस बीच यांग ये की पीठ पर बैठी महिला अचानक बोली, इस जगह में कुछ अजीब बात है। यांग ये ने सहमति में सिर हिलाया। वह नहीं बता सका कि इसमें क्या अजीब था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इसमें कुछ अजीब था। या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह खतरनाक था। अचानक शुआई वैन्यांग बोली, क्या आप यह नहीं जानना चाहती थी कि इस जगह से कैसे निकलें? कैसे? यांग ये ने शुआई वैन्यांग को देखा और कहा, आप कह रहे हैं कि यह वहां नीचे है? शुआई वैन्यांग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? शुआई वैन्यांग ने गंभीरता से कहा, मैं ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील हूं, और मैं केवल इस शापित जगह में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां नीचे एक टेलीपोर्टेशन संरचना होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ऊर्जा के उतार चढ़ाव टेलीपोर्टेशन संरचना से आ रहे हैं। मैं वहां जाकर देखना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि अगर मैं वहां गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। उस आदमी ने कहा कि एडेमेंटियम फल वहां नीचे हैं। दूसरे शब्दों में, वह वहां नीचे चला गया है। यांग ये ने अचानक कहा, उससे पूछो कि वहां नीचे क्या है। शुआई वैन्यांग और यमन काफी देर तक बुदबुदाते रहे। फिर शुआई वैन्यांग ने धीमी आवाज में कहा, उसने कहा कि वह आमतौर पर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, और वह केवल एक विशिष्ट समय पर एडेमेंटियम फल इकट्ठा करने के लिए नीचे जाता है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई विशेष समय? शुआई वैन्यांग ने यांग ये को देखा, क्या तुम्हें वह भयंकर दहाड़ याद है जो तुमने पहले सुनी थी? यांग ये ने सिर हिलाया। बेशक, वह इसे भूला नहीं था। दरअसल, वह इसे भूल नहीं सकता था क्योंकि इतनी दूर से आई उस दहाड़ ने उसके सभी 7 छिद्रों से खून बहने का कारण बना दिया था। शुआई वैन्यांग ने धीमी आवाज में कहा, वह जानवर 10 साल तक जागता और सोता रहता है। उसकी दहाड़ से पता चलता है कि वह जाग गया है। यमन हमेशा उसके गहरी नींद में जाने का इंतजार करता है, उसके बाद ही वह वहां जाता है। लेकिन अब वह जाग चुका है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं? इस समय यांग ये झिझक रहा था। उसने जानवर को नहीं देखा था, लेकिन वह महसूस कर पा रहा था कि वह कितना भयानक था। अगर वह ईमानदारी से कह रहा था, तो उसे उस क्रूर जानवर का सामना करने का जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन यदि वह अभी वहां नहीं गए, तो क्या उन्हें अगले 10 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। 10 साल तो दूर, वह 1 साल भी इंतजार नहीं कर सकता था। चाहे वह यू बुशुंग हो, ओशन ऑफ क्लाउड्स एकेडमी, एन नानजिंग या म्यूहनशान, सभी को अभी उसकी जरूरत थी। अगर वह 10 साल और इंतजार करता, तो वह वास्तव में यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता कि उन सभी का क्या होगा। बेशक, वह बिना सोचे समझे नीचे नहीं जा सकता था। अगर वह नीचे जा भी रहा था, तो उसके पास एक ठोस योजना होनी चाहिए थी। आखिरकार, वहां एक भयानक जानवर था। यांग ये ने महिला से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? इस समय, उसे उम्मीद थी कि उसके पास वहां तक पहुंचने का कोई अच्छा रास्ता होगा। दुर्भाग्यवश, उसने उसे निराश किया। उसने साफ जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। यांग ये का चेहरा उतर गया, क्योंकि अगर उसके पास भी वहां सुरक्षित रूप से जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह कैसे जा सकता था? क्या मेरे पास वहां जाने और उस क्रूर जानवर के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? इस बीच, शुआई वैन्यांग ने जमीन पर पड़े यमन की ओर इशारा करते हुए कहा, हम इस आदमी का क्या करें? महिला ने कहा, उसे मार डालो। यांग ये ने यमन की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसे बस उस महिला को नाराज करना था। क्या यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं है? यांग ये यमन के पास गया, और ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि यांग ये क्या करने वाला है। वह गुस्से से दहाड़ने लगा और अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके यांग ये की तरफ जोर से पटक दिया। हालांकि, वह अभी खड़ा ही हुआ था कि यांग ये ने उसे रसातल में धकेल दिया। वे तीनों खाई की ओर देखने लगे। बहुत समय बीत गया, इससे पहले कि यमन की तीखी और दयनीय चीख रसातल के भीतर से गूंजती, और उसकी आवाज में असीम भय था। यांग ये और शुआई वैन्यांग ने तुरंत गंभीर भाव प्रकट किए। गर्जना। इसी बीच, अचानक एक गर्जना हवा में उठी और आकाश को भेदती हुई चली गई।
ओह, यांग यी को चक्कर आने लगा और उसके सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगा। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी आत्मा अंदर से कांप रही है। दरार, उनके आसपास की जमीन तुरंत फट गई। उसी समय उनसे 3000 किलोमीटर दूर एक विशाल पहाड़ अचानक फट गया और ऊपर से अनगिनत चट्टानें गिरने लगीं और हवा में धूल भर गई। यांग ये के सिर में चक्कर आने से पहले काफी समय बीत गया। उसने शुआई वैन्यांग के साथ नजरें बदलीं, फिर भी उसने देखा कि शुआई वैन्यांग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन शुआई वैन्यांग से खून नहीं बह रहा था। शुआई वैन्यांग को पता था कि यांग ये किस बारे में उत्सुक थी और उसने कहा, जबकि मेरी ताकत इस जगह पर सील कर दी गई है, मेरी आत्मा बहुत मजबूत है। वह दहाड़ वास्तव में आत्मा के खिलाफ काम करती है। आप जानते हैं, जबकि आपकी ताकत बेहद भयानक है, आत्मा में आपकी साधना काफी कमजोर है। केंद्रीय दिव्य प्रांत में व्यवहारिक रूप से कोई भी प्रतिभा नहीं है जो आत्मा की साधना पर जोर नहीं देती है। क्योंकि एक बार जब आप किसी विशेषज्ञ से मिलते हैं जो आत्मा पर हमला करता है और आपकी आत्मा कमजोर होती है, तो यह बहुत संभावना है कि आप एक पल में मारे जाएंगे। वह सही कह रहा है। इस बीच महिला ने अचानक कहा, जब आत्मा की बात आती है तो आप वास्तव में कमजोर हैं, और जब आप ध्वनि तरंगों की तरह आत्मा पर हमला करते हैं तो आपके लिए नुकसान उठाना बहुत आसान है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यांग ये ने सिर हिलाया और अपना आभार व्यक्त किया। दरअसल लू वान र की तलवार आत्मा तकनीक की ताकत को देखने के बाद वह जानता था कि वह उस पहलू में बहुत कमजोर था। अगर यह किसी अन्य सामान्य समय पर होता, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा पर होने वाले सामान्य हमलों से नहीं डरता क्योंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए शून्य रैंक की तलवार की मंशा थी। हालांकि एक बार जब उसके पास यह नहीं था, तो वह आत्मा पर होने वाले ऐसे हमलों का विरोध करने में व्यवहारिक रूप से असमर्थ था। वह नीचे वाला आदमी ऐसा नहीं है जिससे हम अभी लड़ सकते हैं। इस बीच शुआई वैन्यांग ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों नहीं आ सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगर हम वहां गए तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। अचानक यांग ये की पीठ पर बैठी महिला ने चेतावनी दी, सावधान। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने उसे सुना, और फिर 5 छायादार आकृतियां उसकी छाया से चमक उठीं और उसके चारों ओर पहरा देने लगीं। उसी समय एक काले रंग की पोशाक पहने आकृति अचानक उसके पास ही दिखाई दी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, यह वास्तव में अंधकार का नियम है। आवाज साफ थी, मधुर थी, पर धीमी थी। यह एक महिला की थी। यांग ये ने शुआई वैन्यांग को देखा, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस शापित जगह पर अन्य मनुष्य भी मौजूद हैं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अचानक पूछा, तुम्हारे पास अंधकार के नियम क्यों हैं? मैं समझ गया। यांग ये ने आगे कहा, तुम ही थे जो इन छायादार आकृतियों को यहाँ लाए थे, है ना? तुमने इसे समझ लिया। उसकी बात खत्म होते ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति चुप हो गया। यांग ये ने पूछा, क्या कोई समस्या है? काले वस्त्र पहने महिला ने अचानक पूछा, क्या आप शैडो मैडन को जानते हैं? यांग यी की पलकें फड़क उठीं। वह स्वाभाविक रूप से शैडो मैडन को जानता था क्योंकि उसने उसे मार डाला था। वह कौन है? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और गंभीरता से बोला, मैंने स्वाभाविक रूप से नेदर पवेलियन की छाया युवती के बारे में सुना है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। काले वस्त्र पहने महिला ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि छाया युवती के अलावा किसी और के पास अंधेरे के नियम नहीं होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यांग ये का चेहरा उतर गया, मुझे लगता है कि तुम बकवास कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर मौजूद 5 छायादार आकृतियां काले वस्त्र पहने महिला की ओर विस्फोटक ढंग से चलीं। क्रैक क्रैक, अचानक कुछ स्पष्ट और मधुर चटकने की आवाजें गूंजने लगी, और फिर यांग यी और शुआई वैन्यांग ने आश्चर्य से देखा कि उन छायादार आकृतियों के सिर टुकड़ों में टूट गए। यह बहुत रहस्यमय और भयानक था। यांग ये और शुआई वैन्यांग दोनों आश्चर्यचकित थे। लाइट ब्लेड्स। इस बीच यांग ये की पीठ पर बैठी महिला ने अचानक कहा, आप नेदर पवेलियन की लाइट मैडन हैं। लाइट मैडन। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह वास्तव में नेदर पवेलियन की सदस्य थी और वह उनकी राक्षसी प्रतिभाओं में से एक थी। काले कपड़े पहने महिला जो हमला जारी रखने वाली थी, अचानक रुक गई। हालांकि यांग ये उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि महिला की नजर उसकी पीठ पर बैठी महिला पर पड़ी थी। प्रकाश युवती धीमी आवाज में बोली, आप कौन हैं? महिला ने लाइट मैडन को कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपना सिर यांग ये के कान के पास झुकाया और कहा, वहां नीचे कूद जाओ। यांग ये दंग रह गई। वहां नीचे कूदो, रसातल में कूदो। क्या वह गंभीर है? महिला ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी नीचे कूद जाओ। यांग ये की बात सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसे पता था कि वह मजाक नहीं कर रही थी, इसलिए वह बस एक पल के लिए झिझका और फिर तुरंत खाई में छलांग लगा दी। शुआई वैन्यांग मौके पर ही अचंभित रह गई, और लाइट मैडन भी थोड़ा अचंभित रह गई। जाहिर है, उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि यांग यी और वह महिला इस तरह नीचे कूद पड़ेंगे। शुआई वैन्यांग ने काले वस्त्र पहने महिला की ओर देखा, खाई की ओर देखा, और अंत में नीचे कूदने का विकल्प नहीं चुना।
मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। शुआई वेन्यांग ने अपने हाथ उठाए और कहा, मैं सचमुच आत्मसमर्पण करता हूँ। लाइट मैडन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस रसातल के किनारे पर चली गई। गर्जन। अचानक खाई के भीतर से एक और भयंकर गर्जना गूंजी। इस क्षण पूरी धरती और दुनिया कांप उठी। अध्याय 1028 चेतावनी। चेतावनी। काले वस्त्र पहने महिला जो नीचे कूदने वाली थी, वह दहाड़ सुनकर तुरंत वहीं रुक गई। वह उसे बहुत देर तक देखती रही, फिर मुड़कर चली गई। शुआई वेन्यांग ने यह दृश्य देखकर तुरंत राहत की सांस ली। दरअसल वह नीचे कूदने के लिए तैयार था क्योंकि महिला की ताकत बहुत भयानक थी। अगर वह उस पर हमला करती तो उसका बचना बिल्कुल असंभव होता। लेकिन नीचे भयानक होने के बावजूद वह कम से कम तुरंत नहीं मरता। सौभाग्यवश उसने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। शुआई वेन्यांग ने खाई की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा और फिर उसने धीरे से आह भरी। मैंने सोचा था कि मुझे एक साथी मिल गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पलक झपकते ही चला जाएगा। भाई, अलविदा और शुभकामनाएं। डॉट डॉट डॉट। यांग यी ने महिला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जबकि उसका शरीर नीचे की ओर उतर रहा था। यांग ये ने पूछा, क्या तुम कुछ सुन रहे हो? महिला चुप रही। यांग ये ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे कई बड़े और डरावने मुंह हैं जो हमारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? वह अब भी एक शब्द नहीं बोली। यांग ये ने फिर से कहा, मुझे लगता है कि इस बार हम वाकई खत्म हो सकते हैं। वह निराशावादी नहीं था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वहां नीचे की वह चीज वाकई बहुत भयानक थी। शायद वह बच सकता था अगर वह अपने चरम पर होता। ठीक है, वह बच सकता था और उसे हरा नहीं सकता था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वहां नीचे की वह चीज ऐसी नहीं थी जिससे वह अपनी वर्तमान स्थिति में बच सकता था। महिला ने अचानक कहा, चाहे कुछ भी हो, आपको जीने का इरादा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात तो बहुत सही थी, लेकिन यह बिल्कुल बकवास जैसी लग रही थी। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया। तुमने मुझे पहले नीचे कूदने के लिए क्यों कहा? मुझे लगता है कि जब वह मजबूत है तो मेरे पास मौका हो सकता है अगर मैं उसके खिलाफ पूरी ताकत से उतरूं। महिला ने जवाब दिया, तुम में से 10 लोग भी उसके सामने कुछ नहीं होंगे। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, क्यों? उसे नहीं लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाए। वह उस तरह की इंसान नहीं थी। महिला ने समझाया, सबसे पहले, वह एक संत है और नेदर पवेलियन की एक प्रतिभाशाली महिला है। तुम साधना के अपने क्षेत्र को पार करके उससे लड़ना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम सपना देख रही हो। शायद रेडियंट आयाम में ऐसे लोग हैं जो साधना के अपने क्षेत्र को पार करके नेदर पवेलियन की प्रतिभाशाली महिलाओं से लड़ सकते हैं, लेकिन अभी इसमें तुम शामिल नहीं हो। दूसरी बात, वहां ऊपर प्रकाश है। जब तक प्रकाश है तब तक 10 संत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यांग ये आश्चर्यचकित था, वह इतनी मजबूत है। भले ही वह जानता था कि वह महिला, लाइट मैडन, बहुत मजबूत थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी डरावनी होगी। महिला ने जवाब दिया, नीदर पवेलियन में कोई कमजोर लोग नहीं हैं। यांग ये ने गंभीरता से पूछा, यह किस तरह की शक्ति है? वह वास्तव में नेदर पवेलियन के बारे में उत्सुक था। महिला ने अचानक पूछा, आपने नीदरलैंड मंडप को नाराज कर दिया है? यांग ये ने सिर हिलाया और सच बताया, मैंने इसके कुछ सदस्यों को मार डाला। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और काफी समय बीतने के बाद वह बोली, तुम कमजोर हो लेकिन तुम पूरी तरह से साहसी हो। यांग ही अवाक रह गया। उसने आगे कहा, नीदर पवेलियन बहुत रहस्यमय है। भले ही इसे सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में सबसे मजबूत शक्ति नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे सबसे रहस्यमय में से एक माना जा सकता है। संक्षेप में, आप अभी भी बहुत कमजोर हैं और उस स्तर के संपर्क में आने में असमर्थ हैं। आपको बस यह याद रखना है कि अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो आपको उस शक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए। यांग ये ने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही इसे अपमानित कर दिया है। उसने जवाब दिया, तो फिर आपको शुभकामनाएं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। टकराना। अचानक वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और पूरी जमीन जोर से हिल गई। अनुभव करना। यांग ये ने हौंकते हुए कहा। भले ही उसका शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर चोटों से बचना असंभव था। सौभाग्य से उसे केवल कुछ मामूली चोटें ही आईं। जहां तक महिला का सवाल है, वह उसकी पीठ पर थी, इसलिए उसने ज्यादातर बल सहन किया। हालांकि उस पर इसका थोड़ा असर हुआ था, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। यांग ये जमीन पर लेटकर आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने जल्दी से महिलाओं को अपनी बाहों में जकड़ लिया और पूरी तरह से सतर्क हो गया। वह लगातार आसपास के माहौल को देखता रहा। पहाड़ की दीवारें उसके दाएं, बाएं और पीछे स्थित थीं। जब उसे याद आया कि कैसे वह अभी लगभग 1 घंटे से गिर रहा था, तो यांग ये ने पहाड़ की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करना छोड़ दिया। चूंकि वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसके पास सीधे आगे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
यांग यी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उस महिला को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ गया। उसके कदमों के अलावा पूरे रास्ते में कोई और आवाज नहीं थी। वहां बहुत शांति थी। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा है। महिला की आवाज में गंभीरता थी, सावधान। यांग ये ने सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। हालांकि वह थोड़ा धीमा हो गया था। यांग ये ने धीरे धीरे महसूस किया कि उस पर एक अदृश्य दबाव पड़ रहा है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यह दबाव और भी मजबूत होता गया। इस वजह से वह पहले से भी ज्यादा धीमी गति से चलने लगा। यांग ये ने कहा, मुझे लगता है कि हम अपनी जान देने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अनगिनत वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, अब तक वह जानवर कमजोर हो जाना चाहिए था। उसने शांति से कहा, यह दुनिया संत दायरे से ऊपर विशेषज्ञों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करती। चूंकि यह यहाँ है, इसलिए यह साबित होता है कि यह संत दायरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर अन्य संतों की तुलना में इसके बारे में कुछ अलग है, तो वह यह है कि क्रूर जानवर की ताकत आम संतों से कहीं ज्यादा है। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा। मैं वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम हमेशा शांत क्यों रह पाती हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए। तब भी जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। यांग ये ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया था। जबकि उसकी निगाहें अभी भी शांत थीं, यांग ये शत्रुता को महसूस करने में सक्षम था। काफी देर बीतने के बाद उसने अपनी नजरें हटाईं और कहा, अगर दिल शांत है, तो यह शांत ही रहता है, भले ही आसमान टूट पड़े। यांग ये ने कंधे उचकाए, ठीक है, मेरी मानसिक स्थिति तुमसे कमतर है। इसी बीच महिला ने अचानक कहा, रुको। यांग ये ने जब उसकी बात सुनी तो वह तुरंत रुक गया। यह क्या है? उसने जवाब दिया, ऊपर देखो। यांग ये ने अपना सिर उठाया और चौंक गया। उसके ऊपर लगभग 3 किलोमीटर दूर प्रकाश की एक काली दीवार थी, और उसने उसके ऊपर के पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। उसमें से अजीब काली ऊर्जा बह रही थी। दरअसल यह सिर्फ उसके ऊपर का क्षेत्र नहीं था। यांग यी यह देखकर चकित था कि उसके चारों ओर की दीवारें और उसके नीचे की जमीन पर भी प्रकाश की एक अजीब काली दीवार थी। यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, वह क्या है? उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर धीमी आवाज में बोली, यह एक ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से शक्तिशाली और बुरे प्राणियों को सील करने के लिए किया जाता है। अब सील सक्रिय हो गई है। यह अच्छा नहीं है। वह क्रूर जानवर सील तोड़ने का इरादा रखता है। गर्जन। अभी उसने बोलना समाप्त ही किया था कि दूर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक पल में उनके चारों ओर की दीवारें हिंसक रूप से हिलने लगी, मानो वे फटने के कगार पर हों। इस बीच यांग ये के सिर में चक्कर आने लगा। पहले की तरह उसके सभी 7 छिद्रों से फिर से खून बहने लगा। लेकिन पहले की तरह वह जल्दी से ठीक नहीं हो पाया। इस बार उसे जो चक्कर आ रहा था, वह कम नहीं हुआ, बल्कि और भी तेज होता गया। यह दृश्य देखकर महिला की सुंदर भौहें आपस में चिपक गईं, और फिर वह एक पल के लिए झिझकी। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला और यांग ये की छाती को काट लिया। तेज दर्द के कारण यांग यी का दिमाग तुरंत साफ हो गया और उसे जो चक्कर आ रहा था वह भी काफी हद तक कम हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि महिला ने अपना काटना छोड़ दिया है और वह उसकी तरफ देख रही है। इसके अलावा उसका खून अभी भी उसके होठों से बह रहा था। यांग ये कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अचानक अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों पर लगे खून को चाटा, और फिर उसने थोड़ा अजीब सा भाव प्रकट किया। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे, क्योंकि उसे उसका खून पीना बहुत पसंद था। गड़गड़ाहट। इस बीच उनके चारों ओर की दीवारें और भी अधिक जोर से हिलने लगी, और ऐसा लगने लगा कि वे एक क्षण में ही ढह जाएंगी। महिला ने अचानक कहा, यह सील तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यांग ये ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला यह कि हम इस दुनिया को सील तोड़ने से पहले ही छोड़ दें। दूसरा यह कि हम इसे भागने से रोकें। यांग ये ने पूछा, क्यों ना हम इसे निकल जाने दें और इस दुनिया को तोड़ दें ताकि हम इसे लेकर निकल सकें। क्या तुम मूर्ख हो? उसने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि एक क्रूर जानवर क्या होता है? मेरे पास तुम्हें यह समझाने का समय नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि अगर वह भाग भी जाता है, तो सबसे पहले वह जो कुछ भी देखता है उसे मार डालता है। भले ही वह दयालुता दिखाए और हमें न मारे, लेकिन जब वह बलपूर्वक इस दुनिया को नष्ट करेगा तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस दुनिया से भागना और इस दुनिया को नष्ट करना 2 पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं। समझे? यांग ये ने गंभीरता से कहा, आपने अभी जो कहा है उसके आधार पर हमारे पास इसे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने कहा, यहाँ नीचे एक टेलीपोर्टेशन होना चाहिए। हमें बस इसे ढूंढना है और सील तोड़ने से पहले यहाँ से टेलीपोर्ट करना है। उस समय चाहे वह भाग जाए या नहीं, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। यांग ये ने सिर हिलाया, ठीक है, हम टेलीपोर्टेशन संरचना की तलाश करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने एक और शब्द नहीं बोला और आगे बढ़ गया।
वह जितना आगे बढ़ता गया, दबाव उतना ही भयानक होता गया। अंत में यांग ये को लगा जैसे कुछ पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हैं, और यह बहुत भारी था। इससे उसके और उस महिला के चेहरे और भी गंभीर हो गए। यांग ये तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा, अन्यथा वह कभी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि उसे लगा कि वह क्रूर जानवर जल्द ही भागने वाला है। यांग यी की बाहों में लेटी महिला के चेहरे पर धीरे धीरे एक गंभीर भाव उभरने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। यांग यी को जब नीली रोशनी दिखी तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह हल्की नीली रोशनी बिल्कुल उस प्रकाश की दीवार की तरह थी जिसने उन्हें उस दिन इस दुनिया में खींच लिया था। यांग ये ने अपनी गति अपनी सीमा तक बढ़ा दी। हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, हम करीब आ रहे हैं। अचानक महिला की चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजी, तुरंत रुक जाओ। यांग ये दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत रुकने में संकोच नहीं किया। धप धप धप, अचानक कदमों की आवाज गूंजी। हर एक कदम से जमीन हिंसक रूप से कांप उठती थी। इस बीच यांग यी के भीतर का छोटा भंवर अचानक घूमने लगा। इस बार उसने सिर्फ एक चक्कर नहीं लगाया जैसा कि उसने पहले किया था। इस बार वह लगातार घूम रहा था। यह एक चेतावनी थी। यह छोटे भंवर से एक चेतावनी थी। अध्याय 1029 शापित स्वर्ग। कदमों की आवाज गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि एक राक्षस जानवर जिसे यांग यी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, उससे लगभग 30 मीटर की दूरी पर खड़ा था। राक्षस जानवर का रूप शेर जैसा था, हाथी के आकार का था और पूरी तरह से काला था। इसके अलावा उसके पास दो हल्के सुनहरे ड्रैगन सींग, एक बाज की चोंच और काले पंखों की एक जोड़ी थी। राक्षस पशु के चारों ओर असंख्य हाथ जितनी मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने जंजीरें देखीं। उसे नहीं पता था कि वे सम्राट रैंक पर थीं या नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से दिव्य रैंक पर नहीं थीं। इस समय उन जंजीरों में दरारें पड़ गई थीं। जहां तक राक्षस जानवर की बात है, तो वह सिर्फ भयानक दबाव और आभा ही नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उससे एक बेहद बुरी आभा भी निकल रही थी। उस आभा ने यांग ये के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी, और वह खुद को 2 कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। वह राक्षस वास्तव में क्या है? यांग ये के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था, और उसकी बाहों में मौजूद महिला भी ऐसी ही स्थिति में थी। राक्षस जानवर के पीछे एक हल्का नीला घेरा था। यांग ये जानता था कि यह टेलीपोर्टेशन संरचना थी, और उसे तुरंत इस शापित जगह से भागने के लिए बस इसमें प्रवेश करना था। लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मानव, क्रूर जानवर अचानक मानव भाषा में बोला, मुझे तुमसे एक बहुत ही बुरी आभा महसूस हो रही है, और यह बहुत घनी है। मुझे बुरे लोग पसंद हैं। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया था। आप बस इतना कह सकते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूं। भले ही उसे राक्षस जानवर की बात पसंद नहीं आई, फिर भी उसने अपने दिल में राहत की एक बड़ी सांस ली, क्योंकि उस आदमी ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया था जैसा उसने उम्मीद की थी। ऐसे समय में अगर हो सके तो लड़ाई से बचना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार यहाँ हर कोई सभ्य था। यांग ये ने एक पल सोचा और गंभीरता से बोला, वास्तव में मुझे बुरे लोग और राक्षस जानवर भी पसंद हैं। मुझे उन पाखंडियों से नफरत है जो लगातार नैतिकता और धार्मिकता के बारे में बोलते हैं, फिर भी जब कोई नहीं देखता है तो बुराई करते हैं। बुरे लोग बुरे ही होते हैं। हमें अपना भेष क्यों बदलना पड़ता है न? जानवर ने पूछा, तुम्हें सचमुच दुष्ट राक्षस जानवर पसंद हैं? यांग ये ने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक। जानवर ने कहा, तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यांग ये का चेहरा जम गया है। जानवर ने आगे कहा, मेरे ऊपर ये लोहे की जंजीरें देख रहे हो? उन पाखंडियों ने इतने साल पहले ये जंजीरें मेरे ऊपर डाली थीं। क्या तुम इन्हें हटाने में मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह आदमी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे पता था कि उसने जानवर की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था। वह एक पल के लिए झिझका और जवाब दिया, भले ही मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि मैं कितना कमजोर हूं। मैं अपनी ताकत से उन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता। अगर उसके सामने वाला यह आदमी अच्छा होता, तो उसे जानवर की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। समस्या यह थी कि जानवर स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी मदद करें। वह जीने से थका नहीं था। इसके अलावा वह वास्तव में उन लोहे की जंजीरों को तोड़ने में सक्षम नहीं था। आखिरकार वह अक्षय नियमों का उपयोग नहीं कर सकता था। जानवर की मुट्ठी भर आंखें भयंकर रूप से चमक उठी, लेकिन वह एक पल में सामान्य हो गया। मानव, क्या तुम मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हो? यांग ये ने महिला को अपनी पीठ पर लिटाया और कहा, यह सच नहीं है। बस मुझे खुद देखो और देखो कि मैं कितना कमजोर हूं। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो जंजीरें हैं, वे बहुत मजबूत हैं। तो मैं उन्हें कैसे तोड़ सकता हूं? इसके अलावा तुम जो इतनी मजबूत हो फिर भी उन्हें तोड़ नहीं पा रही हो, इसलिए मेरे लिए यह असंभव है न? यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोलते समय ताकत जुटाई।
तुम नहीं कर सकते, लेकिन वह कर सकती है। क्रूर जानवर की नज़र अचानक यांग यी की पीठ पर बैठी महिला पर पड़ी। मुझे उसके भीतर शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हो रहा है। यांग यी की पलकें फड़क उठीं। वह जानता था कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन समस्या यह थी कि वह मदद नहीं कर सकती थी। उसने उस पर भरोसा किया क्योंकि अगर वह कर सकती तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती, और वह उसे वह सब करने की अनुमति नहीं देती जो वह बार बार करता था। मानव, मैं क्यों कोई जानवर नहीं हूं जो अपने कर्ज चुकाना नहीं जानता। जब तक तुम इन जंजीरों से निपटने में मेरी मदद करोगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। राक्षस जानवर ने दूर के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, उस पेड़ के फल तुम्हारी ताकत को बहुत बढ़ा सकते हैं, और अगर तुम इन जंजीरों को हटाने में मेरी मदद करोगे तो इसके सभी फल तुम्हारे होंगे। यांग ये ने देखा कि करीब 300 मीटर दूर एक सुनहरा पेड़ है। उस पर मुट्ठी भर आकार के कई सुनहरे फल लटक रहे थे और उनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। यांग यी की पीठ पर बैठी महिला अचानक बोली, एडमांटियम फल। 100 से ज्यादा एडमांटियम फल। यांग ये को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हालांकि ये फल इंसानों के लिए बहुत हानिकारक थे, लेकिन ये दानव जानवरों के लिए बहुत मददगार थे। अगर वह उन्हें ले जाकर दानव जानवरों को दे सकता, तो यह 100 से ज्यादा संत पाने के बराबर होता। वह क्रूर जानवर जो खुद को क्यों कहता था, अचानक बोला, इन्हें देख रहे हो? ये सब तुम्हारे हैं, अगर तुम इन जंजीरों को हटाने में मेरी मदद करो। हालांकि यांग ये ने अपना सिर हिला दिया। वह ललचा गया था, लेकिन महिला कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि अगर वह कुछ कर सकती, तो शायद वह बहुत पहले ही राक्षस जानवर से लड़ चुकी होती। इसके अलावा, उसे क्यों पर विश्वास नहीं था। क्यों ने कहा, मानव, तुम मुझे फिर से मना कर रहे हो। यांग ये ने क्यों की ओर देखा और कहा, अपनी ताकत के आधार पर, आपको उन जंजीरों से मुक्त होने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए मेरी मदद क्यों मांगनी है? हम यहाँ आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ इस दुनिया को छोड़ने के लिए हैं। क्रूर जानवर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अचानक उसने एक भयंकर नजर दिखाई और क्रूरता से बोला, इस दुनिया को छोड़ दो। नहीं, कोई भी इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उसने कहा, वह अचानक यांग ये पर दहाड़ उठा। ओह! एक ध्वनि तरंग अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग यी की ओर बढ़ी। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष में उबलते पानी की तरह हिंसक लहरें उठी, और यह बेहद चौंकाने वाला था। यांग यी ने भी एक भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट की। क्योंकि वह चौकन्ना था, इसलिए जब क्यों ने दहाड़ लगाई तो उसने तेजी से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी, और उसकी मुट्ठी की शक्तिशाली ताकत ध्वनि तरंग से टकरा गई। टकराना। आसपास की जगह में जोरदार झटका लगा और ऊर्जा की अनगिनत धाराएं आसपास की ओर बह गईं। यांग ये को झटके से लगभग 100 कदम पीछे धकेल दिया गया और उसकी छाती में गहरी दरारें दिखाई दी। जहां तक जानवर की बात है, तो उसे झटके से चोट तो लगी थी, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित था। यह बहुत मजबूत है। यांग ये का चेहरा बेहद गंभीर था, क्योंकि वह क्यों की एक दहाड़ का विरोध करने में लगभग असमर्थ था। तो अगर क्यों उन जंजीरों से बच निकलता तो क्या वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता? अब उसके पास दो विकल्प थे। पहला था पीछे मुड़ना और भाग जाना। बेशक वह कहीं नहीं जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसे अभी इस क्रूर जानवर का सामना नहीं करना था। लेकिन एक बार जब क्यों खुद ही उन जंजीरों से मुक्त हो गया, तो निस्संदेह वह दिन यांग ये की मृत्यु का दिन होगा। यांग ये का दूसरा विकल्प यह था कि वह इस अवसर का लाभ उठाए, जहां क्यों ने क्यों को मारने के लिए जंजीरों से मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं किया था। इससे न केवल उसके सामने आने वाले खतरे का अंत हो जाएगा, बल्कि वह भागने में भी सक्षम हो जाएगा। दुर्भाग्य से, वर्तमान स्थिति के आधार पर, वह भाग्यशाली होगा यदि उसकी हत्या न की गई हो। दहाड़, दहाड़, क्यों अचानक पागलों की तरह दहाड़ने लगा, और उसके चारों ओर की जंजीरें तुरंत टूटने लगी, मानो वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। इस दृश्य को देखकर यांग यी की पलकें फड़कने लगी, और वह उन ध्वनि तरंगों का प्रतिरोध करने के लिए लगातार अपनी मुट्ठियां आगे पटकने लगा। अरे, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? यांग ये उन ध्वनि तरंगों के आगे लगातार पीछे की ओर बढ़ रहा था। उसकी मुट्ठियां फट गई थीं और उनमें से लगातार खून बह रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वे दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। यांग यी ने तो क्यों पर हमला करने के लिए एक छायादार आकृति को बुलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन छायादार आकृति की तरंगें क्यों के करीब आने से पहले ही ध्वनि तरंगों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गईं। इससे यांग यी का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया, और उसने जल्दी से उस छायादार आकृति को वापस आने का आदेश दिया। आखिरकार, अगर वह उन छायादार आकृतियों को यहां नष्ट होने देगा तो यह वास्तव में बर्बादी होगी। आखिरकार, अगर वह इस दुनिया से बच सकता है तो वे उसके लिए बहुत बड़ी मदद होंगी। महिला अचानक धीमी आवाज में बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? यांग ये ने जल्दी से पूछा, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? उसने जवाब दिया, आप मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यांग ये जोर से चिल्लाया, क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुम यहाँ सबसे कमजोर हो।
यांग ये का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। क्या तुम अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख सकते और मुझे मारने से बच नहीं सकते? उसने जवाब दिया, मैं बाहरी दुनिया में तो ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। यांग ये ने कुछ क्षण तक गहराई से सोचा और कहा, दूसरे शब्दों में, यदि आप कुछ करेंगे तो सभी मर जाएंगे। उसने उत्तर दिया, वास्तव में? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने जवाब दिया, हाँ है। यांग ये ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे बताओ कि यह क्या है? तुम्हारा वह भ्रामक छोटा सा शिवालय। महिला ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि यह उस जानवर का विरोध कर सकता है या नहीं, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो शायद हमारे पास एक मौका हो सकता है। आदिकालीन शिवालय। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया और छोटे भंवर के साथ संवाद करने वाला था। टकराना। हालांकि क्यूओंग क्यू पर लगी लोहे की जंजीरें अचानक फट गईं और क्यूओंग क्यू के भीतर से एक भयानक आभा बाहर निकली। यह आभा तुरंत ही आसपास के वातावरण की ओर फैल गई। बैंग बैंग बैंग। एक क्षण में आसपास की पर्वतीय दीवारें उड़ गईं और चूर्ण में तब्दील हो गईं। इसके आगे सब कुछ ध्वस्त हो गया। इस दुनिया के शापित बर्बर, शापित स्वर्ग। मैं क्यूओंग क्यू आजाद हूं। क्यूओंग क्यू ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और उसकी आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। इस समय पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी। अचानक उसकी नजर यांग ये पर पड़ी। उसने एक भी शब्द नहीं बोला और उसने दूर से ही यांग ये और उस महिला की ओर अपना पंजा पटक दिया। बैंग बैंग। उसके सामने का अंतरिक्ष तुरंत ढह गया और वह पूरी तरह से ढह गया और इससे अनेक ब्लैक होल बन गए जो यांगी की ओर चले गए। यह दृश्य देखकर महिला की आंखों में एक क्रूर नजर उभरी और वह यांगी की पीठ से धीरे धीरे ऊपर आ गई। उसी समय उसकी आंखों में काली शक्ति का एक धागा प्रकट हुआ। अध्याय 1030 असुर रानी। ओह, ठीक जब उसकी आंखें पूरी तरह से काली ऊर्जा से ढकने वाली थीं, यांगे के भीतर से अचानक सुनहरे प्रकाश की एक किरण निकली। यांगे के ऊपर एक छोटा सा भ्रामक सुनहरा शिवालय दिखाई दिया। महिला ने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और फिर वह जमीन पर गिर गई। वह यांगी के ऊपर छोटे सुनहरे शिवालय को स्थिर रूप से देखती रही, जबकि उसकी आंखों में डर और घबराहट के निशान देखे जा सकते थे। यांगे ने राहत की सांस ली जब पगोडा ने खुद को दिखाया। सौभाग्य से प्राइमोडियल पगोडा महत्वपूर्ण क्षण में मदद करने के लिए तैयार था। यदि ऐसा नहीं होता और महिला को अभिनय करने की अनुमति दी जाती तो शायद वह सचमुच खत्म हो जाता। ओह, छोटे से शिवालय से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और रहस्यमय ऊर्जा जो यांगी पर प्रहार करने वाली थी तुरंत बिखर गई। हालांकि यांगी का चेहरा और भी गंभीर हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके ऊपर का छोटा सा शिवालय और भी अधिक भ्रामक हो गया था। शिवालय कमजोर पड़ रहा है। यांगी का दिल इस बात पर सोचने पर भारी पड़ गया। वह अचानक क्यूओंग क्यू ने यांगी के ऊपर बने सुनहरे शिवालय को देखा और थोड़ा खोया हुआ, भ्रमित और भयभीत भाव प्रकट किया। वह शिवालय को स्थिर रूप से देखता रहा जैसे कि वह उसके आर पार देखना चाहता हो। यांगे के बगल में बैठी महिला ने अचानक पूछा, क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? यांगे ने कोशिश की और फिर उसने अपना सिर हिलाया। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। वह आदिम है। इस बीच क्यूओंग क्यू ने अचानक अनजाने में चिल्लाया, लेकिन वह बोलना भी पूरा नहीं कर पाया था कि यांगी के ऊपर स्थित सुनहरा शिवालय अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया जो क्यूओंग क्यू के ऊपर दिखाई दी। उसके बाद शिवालय से सुनहरे प्रकाश के कई घेरे उतरे और वे क्यूओंग क्यू के चारों ओर फैल गए। क्यूओंग क्यू को प्रकाश के सुनहरे घेरों से पूरी तरह से बंध जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। गर्जन। क्यूओंग क्यू की आंखों में भय था। वह पागलों की तरह दहाड़ रहा था और लगातार संघर्ष कर रहा था, और उनके और क्यूओंग क्यू के शरीर के बीच टकराव से प्रकाश के उन सुनहरे घेरों पर वास्तव में दरारें दिखाई देने लगीं। यांग यी और महिला के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। यह विशेष रूप से यांग ये के लिए था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्यूओंग क्यू वास्तव में इस हद तक भयानक होगा कि वह प्राइमोडियल पैगोडा का भी विरोध कर सकता है। आखिरकार स्वर्ग के ग्रेवस्टोन ने प्राइमोडियल पैगोडा का सामना करते समय कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उसके सामने इस क्रूर जानवर ने वास्तव में प्राइमोडियल पैगोडा का विरोध करने की हिम्मत की। सही। यांग यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसे याद आया कि कैसे क्यूओंग क्यू अभी अभी आदिकालीन पैगोडा को पहचानता हुआ लग रहा था। हालांकि वह जल्दी ही समझ गया, क्यूओंग क्यू, किन बुफान और अन्य सभी विद्रोही साधक एक ही जगह से थे। शायद क्यूओंग क्यू भी आदिकालीन पैगोडा के लिए यहाँ था। यांग यी का चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया जब उसने इस बिंदु तक सोचा। महिला ने कहा था कि बहुत से विद्रोही साधक जो प्रोफाउंड महाद्वीप पर सील होने से बच गए थे, वे अभी भी रेडियंस आयाम में मौजूद हो सकते हैं, और उनमें से हर एक बहुत ही दुर्जय था। तो अगर आदिम शिवालय का अस्तित्व उजागर हो जाए, तो क्या वे सभी विद्रोही साधक उसकी तलाश में नहीं आएंगे?
यांग यी जब इस बिंदु तक सोच रहा था तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। बैंग बैंग बैंग। इस बीच क्यू और भी ज्यादा पागलपन से संघर्ष करने लगा। सिर्फ प्रकाश के सुनहरे छल्ले ही नहीं टूटने लगे, यांग यी ने अपने डर से देखा कि क्यू के ऊपर बना सुनहरा शिवालय भी हिंसक रूप से कांपने लगा था। यह उस आदमी को दबाने में सफल होगा, है न? यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। हालांकि वह जानता था कि सुनहरा शिवालय केवल आदिम शिवालय से एक प्रक्षेपण था, फिर भी यह आदिम शिवालय से ही था। वह आदमी कैसा राक्षस है? वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। हम इस स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। महिला ने अचानक कहा, तुम्हारा वह शिवालय उस दिन की तुलना में बहुत कमजोर है जब उसने सृजन के वृक्ष को वश में किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसे अतीत में बहुत भारी क्षति हुई थी, और जब इसने सृजन के वृक्ष को वश में किया और स्वर्गदाव से लड़ाई की, तो इसे और भी अधिक क्षति हुई। अब इसकी शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यांग ये ने गंभीरता से सिर हिलाया। अतीत में इसे बहुत गंभीर क्षति हुई थी। उस दिन जब उसने स्वर्ग की आंख को नष्ट किया, तो वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बुरी तरह घायल हुआ था, यहां तक कि तलवार आत्मा और आदिम शिवालय को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। आदिम शिवालय तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में था और थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन तलवार आत्मा अभी भी गहरी नींद में थी। महिला ने अचानक पूछा, क्या आपने आत्मा समझौते के बारे में सुना है? एक आत्मा समझौता? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह क्या है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और काफी समय बीतने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और यांग ये की आंखों में देखा। यह एक प्रकार का समझौता है जो राक्षस जानवरों को गुलाम बना सकता है। राक्षस जानवरों को गुलाम बनाना। यांग ये अचंभित रह गया, और फिर उसे कुछ सूझा। उसने क्रूर जानवर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करूं? उसने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, क्या यह संभव है? उसने फिर सिर हिलाया। तो जल्दी से मुझे सिखाओ कि कैसे। यांग ये उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार, अगर वह क्यू को वश में कर सकता है, तो क्या उसे, यांग ये को अब से पाइन प्रांत में किसी से डरना पड़ेगा? यहां तक कि स्काई डिवाइन हॉल भी एक पल में नष्ट हो जाएगा। उसने जवाब दिया, आपको वादा करना होगा कि आप इसे किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं वादा करता हूं। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव के साथ बोली, मैं बहुत गंभीर हूं। यांग ये का उत्साह फीका पड़ गया जब उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी और पूछा, क्या मुझे कुछ जानना चाहिए? उसने उत्तर दिया, आत्मा समझौते को रेडियंट आयाम के एक मानव ने बनाया था, और मेरी राक्षस जाति को इससे अभूतपूर्व खतरा था। क्योंकि मेरी राक्षस जाति के कई सदस्य न केवल आत्मा समझौते के माध्यम से मनुष्यों द्वारा गुलाम बनाए गए थे, बल्कि मनुष्यों ने उनका उपयोग अपनी ही प्रजाति से लड़ने और उन्हें मारने के लिए भी किया था। उस अवधि के दौरान राक्षस जानवरों के सभी कुलों को लगा कि वे खतरे में हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्यों के साथ युद्ध करने के लिए सेना में शामिल हो गए। अंत में दोनों पक्ष ऐसे युद्ध के परिणामों को सहन करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए आपकी मानव जाति के पास समझौता करने और आत्मा समझौते पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मानव जाति ने मेरी राक्षस जाति से वादा किया था कि अगर कोई भी मानव फिर से मानव दुनिया में इस तरह के समझौते का उपयोग करने की हिम्मत करता है, तो मानव जाति उस व्यक्ति को कुचलने के लिए मेरी राक्षस जाति के साथ सेना में शामिल हो जाएगी। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने उसकी बात सुनी। वे उस व्यक्ति को कुचलने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर उसने इसे किसी और के साथ साझा करने या किसी और को तकनीक का खुलासा करने की हिम्मत की, तो वह पूरे रेडियंट आयाम के मनुष्यों और राक्षस जानवरों का संयुक्त दुश्मन बन जाएगा। महिला ने कहा, यदि आप इसे किसी और के साथ साझा करते हैं तो आप मर जाएंगे, और मेरी राक्षस जाति के कई राक्षस जानवरों को शायद भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। भले ही मैं भविष्य में राक्षस जानवरों के खिलाफ जाऊं, मैं केवल उन्हें मार डालूंगा और उनसे निपटने के लिए आत्मा समझौते का उपयोग नहीं करूंगा। उसने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, उस आदमी के पास जाओ और मेरे निर्देशों का पालन करो। यांग ये ने उसकी तरफ देखा और फिर वह उस क्रूर जानवर के पास चला गया। वह अभी क्यू के सामने पहुंचा ही था कि क्यू ने अचानक यांग ये पर दहाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी दहाड़ ऊर्जा के सुनहरे छल्लों से बाधित थी, इसलिए यांग ये पर इसका कोई असर नहीं हुआ। महिला ने निर्देश दिया, अपने रक्तसार की एक बूंद उस पर गिरा दो। यांग ये ने रक्तसार की एक बूंद क्योंग के शरीर पर फेंकी। जैसे ही रक्तसार की बूंद क्यू के शरीर के संपर्क में आई, महिला ने कुछ ऐसा जपना शुरू कर दिया जिसे यांग ये समझ नहीं पाया, लेकिन वह जल्दी से उसके साथ जप करने लगा। जैसे ही यांग ये ने जप खत्म किया, उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। यांग ये और क्यू के नीचे क्रमशः एक काला घेरा दिखाई दिया। जब उसके पैरों के नीचे काला घेरा दिखाई दिया तो क्यू डर से दहाड़ा, मानव।
अभी रुक जाओ, इसे बंद करो। बोलते बोलते उसने पागलों की तरह अपनी आकृति को सोने के छल्लों पर पटकना शुरू कर दिया और उन सोने के छल्लों में कई दरारें दिखाई देने लगीं। इसके अलावा कुछ तो टूटकर बिखर भी गए। इसी समय क्यूओंग क्यू के ऊपर स्थित छोटा सा शिवालय और भी अधिक भ्रामक हो गया। महिला ने और भी तेजी से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। अचानक महिला रुक गई और यांग ये भी उसी समय रुक गया। टकराना। क्योंग क्वी के चारों ओर के सुनहरे घेरे और उसके ऊपर स्थित छोटा शिवालय अचानक फट गए और वे ऊर्जा के कणों में बदल गए। जब वह भ्रामक छोटा शिवालय गायब हो गया तो यांग ये ने मुंह में खून थूक दिया और वह बहुत कमजोर हो गया। इस बीच क्यूओंग क्यू अचानक काली रोशनी की किरण में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यांग यी की छाती पर एक टैटू दिखाई देने से पहले एक पल का मौन रहा और यह बिल्कुल क्यूओंग क्यू की शक्ल जैसा ही था। यांग ये जमीन पर गिर पड़ा और महिला को घूरते हुए बोला, क्या यह हो गया? उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में तुम्हारी ताकत उसके साथ समझौता करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन तुम सफल हो सकी क्योंकि तुम्हारे उस छोटे से शिवालय ने उसे दबा दिया और उसे बेहद कमजोर बना दिया। अब समझौते की वजह से वह गहरी नींद में सो गया है। याद रखो कि तुम्हें उसे जगाना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वह तुम्हें ही सबसे पहले मार डाले, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो और उसे दबाने में पूरी तरह असमर्थ हो। बोलना समाप्त करते ही महिला की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उसे नहीं जगाऊंगी तो क्या मैं ठीक रहूंगी? यांग ये ने आगे कहा, और जब मेरी ताकत पर्याप्त हो जाएगी तो मैं उसे दबा सकती हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। 1 साल। अपनी ताकत के आधार पर वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल में ठीक हो पाएगा। उस समय अगर तुम अभी भी इतने कमजोर हो तो वह तुम्हें जरूर मार देगा। यांग यी अवाक रह गया। अचानक यांग यी दंग रह गया और फिर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उसके भीतर की गहन ऊर्जा वास्तव में प्रसारित हो सकती है। यह दुनिया ज्यादा से ज्यादा 1 साल में बिखर जाएगी। इस बीच महिला ने कहा, क्योंकि यह पहले से ही टुकड़ों में है और पूरी तरह से नहीं बन सकती है, इसलिए रेडियंट आयाम की आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर रिसना शुरू हो गई है। अचानक उसकी खूबसूरत भौहें आपस में चिपक गईं और उसने कहा, यह अच्छा नहीं है। लाइट मैडन यहाँ है। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने एक भी शब्द नहीं बोला और बस अपना दाहिना हाथ हिलाया। एडेमेंटियम ट्री तुरंत उसके पास उड़ आया और फिर वह महिला को उठाकर हल्के नीले घेरे में घुस गया। यांग ये को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ जब वह उस धुंधले नीले घेरे में दाखिल हुआ। काफी समय बीतने के बाद यांग ये को चक्कर आना कम होता महसूस हुआ और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। नीला आकाश, सफेद बादल और सागर। वह एक द्वीप पर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बहुत अधिक मात्रा में आत्मिक ऊर्जा महसूस की। पाइन प्रांत। यांग ये ने गहरी सांस ली और उसने महिला को अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुस्कुराया, हम आखिरकार उस जगह से निकल गए। हा। वह बस उसकी ओर देखती रही और कुछ नहीं बोली। अचानक यांग ये की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। वह भागने ही वाला था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक महिला जिसने सफेद पोशाक और हरे लोहे का मुखौटा पहना हुआ था, अचानक उसके सामने आ गई, जबकि उसके साथ 13 वरिष्ठ लोग थे। यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, वह असुर रानी है? हाँ, महिला ने आगे कहा, वह मेरे लिए यहाँ है। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने महिला को अपनी पीठ पर लिटाया और फिर येलो स्प्रिंग्स और जेड ड्रॉप उसकी मुट्ठी में आ गए। उसी समय तलवार कवच और डार्क स्वॉर्ड विंग्स बिना कोई आवाज किए उसके ऊपर प्रकट हो गए। यांग ये ने महिला और उन वरिष्ठों पर नजर डाली और अंत में उसकी नजर उस पर पड़ी। असुर रानी, सुना है कि आप प्रांत की नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। अगर हिम्मत है तो हम एकल युद्ध में लड़ेंगे। यांग यी की पीठ पर बैठी महिला ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह नीचे देख रही थी और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। असुर रानी ने यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस 2 कदम आगे बढ़ गई। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बस हमला करने ही वाला था। हालांकि उन्होंने आश्चर्य से देखा कि असुर रानी ने अचानक धीरे से घुटने टेक दिए और कहा, आपका शिष्य, मैं लापरवाह रहा हूं और मास्टर को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पड़ने दिया है। मैं मौत का हकदार हूं। जैसे ही असुर रानी ने बोलना समाप्त किया, बाकी लोग भी उसके पीछे घुटने टेक कर एक स्वर में बोले, कृपया हमें क्षमा करें। यांग ये दंग रह गया। काफी समय बीतने के बाद उसने मुड़कर उस महिला की तरफ देखा और वह भी उसकी तरफ देख रही थी। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं और ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। ... नोट, क्यूओंग क्यू एक पौराणिक जानवर का नाम है और यह यहाँ प्रस्तुत क्यूओंग क्यू का नाम भी है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।